नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मुकुल और आज बहुत ही खास दिन है। G20 में भारत विकास, विश्वास और नेतृत्व की इस मंत्र को और भी मजबूती के साथ प्रस्तुत कर रहा है। इस वक्त सबसे प्रभावशाली नेताओं की जो मंथन है, जो चर्चा है, इस वक्त साउथ अफ्रीका में हो रहा है, जहां पर G20 की बैठकें लगातार पूरे जोश के साथ जारी हैं। आज का दिन बेहद अहम है भारत के लिए और आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बायलैटरल टॉक्स में हिस्सा लेंगे, तो वहीं इप्सा मीटिंग का भी सबको बहुत इंतजार है। जी बिल्कुल जया, ना सिर्फ इप्सा बैठक की हम बात करें, सम्मेलन की हम बात करें, किस तरीके से इसको लेकर और साथ ही जो द्विपक्षीय वार्ता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर चाहे भारत की विदेश नीति की हम बात करें जया, या जिस तरीके से G20 में हमने देखा है, जब हम ना सिर्फ विकास को तरजीह हम दे रहे हैं, जो नेतृत्व नज़र आता है, और खासतौर से जब ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है, तो प्रधानमंत्री के कल के संबोधन में भी हमने देखा था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें जो समाधान है वो विश्व को देने होंगे और लगातार भारत इसका पक्षधर है और लगातार विश्व को समाधान यहाँ उपलब्ध करा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ चर्चा और मंथन ही नहीं हो रहा है, एक तरह की ठोस पहल लेकर किस तरह से ये वैश्विक नेता निकल कर आते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका का दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भाग लेंगे। आप बता दें, प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी छठे IBPSA शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। ये सम्मेलन भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे और इस दौरान जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची, कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी और इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी PM मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो कल हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री बेहद गर्मजोशी के साथ तमाम वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए नजर आए और आज का दिन भी बेहद अहम है, जहां पर कई बायलैटरल बातचीत होनी है तमाम दिग्गज नेताओं के साथ, यानी कि सीधे विभिन्न वैश्विक चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी और कैसे किसी तरह का कोई निर्णायक हल और समाधान निकल सकता है, उसकी भी एक बेहद सशक्त उदाहरण हम देखते हुए नजर आएंगे आज। इन कल की तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से G20 की अगर बात की जाए, खास ऐसे अहम मुद्दे जो कि कल के जो दो अहम सत्र थे इसमें उठाए गए थे, उन पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जो रुझान है वो भी साफ किया अपने संबोधन के दौरान और बताया कितना महत्वपूर्ण है सबको साथ लेकर आगे बढ़ना, साथ चलना, और कैसे सबको साथ लेकर चलने की जब हम बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, वो सार्थक होती नज़र आती है जब दुनिया के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी अलग अलग देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या शीर्ष नेतृत्व है उनका, जब प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात होती है। इन तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो मुलाकात हुई है और आज भी द्विपक्षीय जो वार्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो करेंगे। साथ ही अगर इप्सा की भी अगर बात की जाए, आज इप्सा की जो बैठक है वो भी होनी है, जिसमें कहीं ना कहीं ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ किस तरीके से भारत और बेहतर संबंध स्थापित करता हुआ नज़र आएगा। ख़ासतौर से अगर बात की जाए, आपसे पहले तीनों देश जो हैं अलग अलग पहलुओं पर अपना जो विचार हैं वो साझा करेंगे और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी जो है वो इन तीनों देशों के बीच बनती हुई नज़र आएगी। तीन अलग अलग महाद्वीप जो कि तीनों बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पर देखे जाते हैं और साथ ही इकॉनमी तौर पर अगर देखा जाए तो भारत विश्व में सबसे उभरता हुआ एक देश, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, और ऐसे में तीन देश जो हैं कई ऐसी चुनौतियां जिसको लेकर एक मत नज़र आते हैं। तो कल का दिन बेहद अहम रहा और आज इसके अंतिम और तीसरे दिन भी कई अहम सेशंस आज होने हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज जोहानिसबर्ग में छठे IBSA शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आइए आपको इप्सा के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। इप्सा शिखर सम्मेलन ब्रासीलिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका इसके सदस्य हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं
की अगर बात करें तो तीनों सदस्य पूर्ण लोकतंत्र यहाँ पर हैं और तीनों देश G20 के भी सदस्य हैं। तो इप्सा शिखर सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो 3 सदस्य हैं, भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ये तीनों सदस्य पूर्ण लोकतंत्र हैं। तीनों अपने आप में बेहद खास हैं, अपनी अपनी क्षमताओं को लेकर काफी शक्तिशाली भी हैं और आज जिस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखरता से रख रहे हैं। त्रिमहाद्वीपीय सहयोग का एक बेहद अनूठा स्वरूप है इप्सा। इसकी स्थापना 2003 में ब्राजीलिया में हुई थी और प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि कैसे वो बेहद उत्साहित हैं इस बार इसकी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। दक्षिण दक्षिण सहयोग कैसे मुमकिन हो सकता है, इप्सा के लक्ष्यों की अहम कड़ी है। वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती से वैश्विक पटल पर रखना, ये इसकी अहम कड़ी है। और उसके साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग कैसे इन तीनों देशों के बीच आदान प्रदान हो, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन, ये कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की जो वकालत है वो इप्सा करता हुआ नजर आता है। लक्ष्य इसके हैं, साथ ही यूएनएससी में सुधार की जो मांग है वो लगातार उठती नजर आती है और इप्सा भी उसी पर अपना, हम कह सकते हैं, सहमति जताता हुआ वैश्विक मुद्दों पर एक साझा दृष्टिकोण जो है वो किस तरीके से अपनाया जा सकता है, इसमें व्यापार की बात की जाए, रक्षा, शिक्षा, कृषि में सहयोग, कैसे एक दूसरे को और ज़्यादा बेहतर सहयोग जो है वो दे सकते हैं देश, साथ ही गरीब देशों की में सहायता कार्यक्रम किस तरीके से क्रियान्वित किए जाएं, इसको लेकर भी बातचीत होगी यहाँ पर, जो इसके महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। और ख़ासतौर से अगर इसके सफ़र की हम बात करते हैं, यानी इप्सा कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कहाँ कहाँ आपसे पहले हुआ। पहले अगर हम सम्मेलन की बात करें तो ये 2006 में ब्राज़ील में हुआ था, ये पहला सम्मेलन था। दूसरे सम्मेलन की बात की जाए तो ये 2007 में प्रिटोरिया में, दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ इस बार ये सम्मेलन फिर से हो रहा है। तीसरा सम्मेलन 2008 में नई दिल्ली में, यानी भारत में ही हुआ था। इसके साथ साथ चौथे सम्मेलन की अगर हम बात करें, ये हुआ वर्ष 2010 में और ब्राज़ीलिया में ये हुआ, ब्राज़ील में। और उसके साथ ही जो 5वां सम्मेलन हुआ वो हुआ 2011 प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में। और अब जो छठा सम्मेलन है वो आयोजित हो रहा है और ये इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ना सिर्फ 2011 के बाद हमने देखा, बल्कि उसके बाद से अब तक एक लंबा सफ़र जाहिर तौर पर इप्सा ने तय किया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यहाँ इस सम्मेलन में भाग लेंगे। उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलग अलग मंचों पर हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन इप्सा के सफ़र में पहली बार शामिल हो रहे हैं। अब से कुछ देर बाद वो जो बैठक है, सम्मेलन जब वो शुरू होगा, उसमें भी हम देखेंगे क्या कुछ खास इसमें निकल कर आता है। जया। बिल्कुल, अगर हम बात करें इप्सा की तो 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों का ये मंच है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। और ये त्रिकोणीय साझेदारी हमेशा से ही दक्षिण दक्षिण सहयोग की प्रेरणा रही है। आज की इस बैठक में इस सहयोग को एक नई गति मिलने की उम्मीद है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। किस तरह से आज इप्सा उभरते भू राजनीतिक दौर में अपनी भूमिका और मजबूत कर सकता है, तीनों जो नेता हैं इस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो आज है तीसरा और अंतिम दिन और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। G20 में भारत विकास और विश्वास नेतृत्व के मंत्र के साथ, विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। किस तरह से विभिन्न द्विपक्षीय जो वार्ताएं होंगी विभिन्न शीर्ष नेतृत्व से, विभिन्न देशों के नेताओं के साथ, उस पर भी हमारी नजर होगी। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ इस चर्चा में। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो आज G20 की भूमिका है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में, स्पेशल कवरेज में। हमने देखा आज तीसरा दिन है, आज अंतिम दिन है, लेकिन बीते 2 दिनों में जिस तरह की चर्चा हो रही है, जिस तरह से एक समावेशी विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, G20 अपने मूल लक्ष्यों के साथ जब इसकी स्थापना हुई थी और आज 2025 में के दौर में आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, खास तौर पर जब साउथ अफ्रीका में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है और साउथ अफ्रीका को हम बात करें तो परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्यता भारत की प्रेसिडेंसी में मिली थी। तो यहाँ पर भारत और इन विभिन्न देशों के रिश्तों पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन सबसे पहले G20
कितना महत्वपूर्ण और किस तरह से अपने लक्ष्यों और मूल्यों को आगे बढ़ते हुए लेकर चल रहा है? धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि G20 जब एस्टेब्लिश किया गया था, तो एक एक्सपेंशन किया गया था G7 से, तो ताकि इसमें जो डेवलपिंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमीज हैं, उनको भी उसमें हिस्सा मिले, उसमें बातचीत करने में। दे आर ऑल्सो, कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे आर ऑल्सो ऑन द टेबल, द डिसीजन मेकर्स। तो उनको एक वॉइस दी गई थी, लेकिन उसका जो एजेंडा पिछले चल रहा था बराबर, वो डेवलप कंट्री ड्रिवन था। और जब भारत की प्रेसिडेंसी आई, लास्ट प्रेसिडेंसी आई, भारत ने ग्लोबल साउथ को टेबल पे लाया, क्योंकि 115 देश से ज्यादा, 120 देश के करीब हैं, जो जिनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी समस्याएं हैं, लेकिन और उनके लिए सब प्रेस्क्रिप्टिव बताते थे कि आप ये करिए, वो करिए, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछ रहा था कि उनकी क्या आवश्यकता है। तो भारत ने पहली बार जब भारत में समिट हुई G20 की, उस वक्त उनसे बातचीत की और उस एजेंडा को आगे हम लाए और ग्लोबल साउथ को वॉइस दी। और अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 54 अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, 54 कंट्रीज हैं, वो वहां पे उनकी मेंबरशिप प्रेजेंटेशन नहीं था। अफ्रीका यूनियन को मेंबरशिप भारत की टेन्योर में दिलाई गई। सबको मालूम है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें रोल प्ले किया था, क्योंकि उन्होंने जब इंडोनेशिया में मीटिंग हुई थी G20 की, उस वक्त उनको प्रॉमिस किया था। अब हम जो देख रहे हैं कि अब जैसे अब जो जोबर्ग में अब जो मीटिंग हो रही है G20 की, जोहान्सबर्ग में, वहां जो एजेंडा है वो कंप्लीटली डेवलपिंग कंट्रीज या जो साउथ है, दक्षिण देश हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो बातें हैं, उसका बेस्ड है। अब कोई भी उसका जो डिक्लेरेशन का इश्यू हुआ है, जितने भी पॉइंट हैं, उसमें ग्लोबल साउथ की जो प्रायोरिटीज हैं, उनको मद्देनजर रखा गया है। तो अब जो है, तो G20 जो है बेसिकली अब जो है वॉइस बनता जा रहा है, ग्लोबल साउथ की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी 6 पॉइंट का एजेंडा एक प्रेजेंट किया, उसमें आप जो भी पॉइंट देखें, 6 के 6 पॉइंट में जो एजेंडा है उनका, चाहे हम स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव की बात करें, उसमें उन्होंने कहा है कि 10 लाख ट्रेनर्स को ट्रेन किया जाएगा 10 साल, अगले 10 साल में अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में स्किल डेवलपमेंट की बहुत सख्त जरूरत है और उनको, ताकि रोजगार के अवसर मिल सके। दूसरा, उन्होंने ड्रग टेरर नेक्सस जो है, वो एक उसके बारे में उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कि जो सिंथेटिक ड्रग्स है और टेरर का जो नेक्सस है, उसको हमें ब्रेक करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने हेल्थ केयर रेस्पॉन्स टीम के बारे में बात की कि ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज हैं, उनको जब कभी कोई भी आपदा आती है, क्योंकि वहां पीछे कई दफे आउटब्रेक भी हुए हैं, तो उनको मेडिकल असिस्टेंस टाइमली नहीं मिलती है। तो इसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च आह्वान किया कि इस समस्या के लिए हमें एक टीम तैयार करनी चाहिए ग्लोबल रेस्पॉन्स बेसिस पे, जहां भी कोई समस्या हो तो वो G20 की तरफ से वो टीम वहां पे जाए। दूसरा, आजकल जैसा हम कहते हैं कि डेटा सबसे ज्यादा बिकम लाइक फाइनेंस का सोर्स बन गया। फाइनेंस है बेसिकली, जैसा एक जमाने में रुपया मनी होता था, जो नया डेटा जो है आज नया रुपया है। तो उन्होंने ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप के बारे में फॉर ग्लोबल साउथ के लिए कहा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर क्रिटिकल मिनरल्स, जब हर कोई बात कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स की, सब एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना एजेंडा दिया उसमें उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी, और उसको जो इनिशिएटिव उन्होंने किया कि वैल्यू एडिशन, जहां जिस देश में वो क्रिटिकल मिनरल मिल रहा है उसको वैल्यू एडिशन करना चाहिए, ताकि वो बेनिफिट उनको उन देश को मिले जहां पर ये क्रिटिकल मिनरल है। अभी नहीं तो क्या होता है कि जो उन्होंने खाली मिनरल ले लिया वहां से और उसको जो है आपने जो है वो लेकर के अपने यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, तो जो वैल्यू एडिशन है जो होस्ट कंट्री है उसको नहीं मिल पाता है। तो इस इनिशिएटिव से जो होस्ट कंट्री है उसको बेनिफिट मिलेगा, उनकी इकोनॉमी को मिलेगा। और सबसे बड़े बात उन्होंने कहा, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज का जो रिपोजिटरी के बारे में बात की, क्योंकि क्या है कि बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज से हैं उसको, और वो क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है तो वो पेटेंट करा लेते हैं। और तो जो मटेरियल है, जो नॉलेज है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में है या अंडर डेवलप्ड कंट्री में है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उसका फायदा उठाती है। अगर रिपोजिटरी बन जाएगा तो उससे क्या होगा कि आप जो उनका जो एक तरीके जियो मार्किंग हो जाएगी
कि भाई ये नॉलेज इस देश से आई है या इस रीजन से आई है, तो इसकी उनकी है ये, तो उसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उनको उसको शेयर मिलेगा। जी। तो G20 का जो एजेंडा है अल्टीमेटली वो बिल्कुल जो है अब डेवलपिंग कंट्रीज जो है सेंट्रिक होता जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है पिछले 5 साल। जी बिल्कुल सुशील जी, और इसमें जब हम बात करते हैं सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप को लेकर, जिसका सुझाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आज के समय में भारत की जब तकनीकी रूप से हम देखते हैं, प्रौद्योगिकी की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे देश हैं जो कि नज़र रखते हैं कि भारत किस तरीके से तकनीकी तौर पर उभर रहा है, और ऐसे में सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए भारत, देखिए आप जैसा आपने कहा कि भारत जो है इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर की उसके पर निगाहें हैं। जी। तो प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है, क्योंकि हमारे भारत के पास में कैपेबिलिटी है, भारत में क्षमता है कि हम ना केवल अपनी आवश्यकता को पूरी कर सके बल्कि दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी मदद कर सके। तो ये इनिशिएटिव मेरे ख्याल से उसका पार्ट है, क्योंकि भारत में कैपेबिलिटी है और हम अपनी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को दूसरे जो देश हैं, ग्लोबल साउथ के जो दूसरे देश हैं, उन अब तो डेवलप्ड कंट्री के साथ भी शेयर कर रहे हैं। ये तो डेवलपिंग कंट्री हमारे अपने भाई हैं, तो उनके साथ बिल्कुल हम करने को तैयार हैं। तो ये क्योंकि भारत में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है इसमें, तो बहुत आसानी से भारत इसमें अपनी तरफ से टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इंपार्ट कर सकता है, दे सकता है उनको, ताकि वो उनके यहाँ भी जो डेटा सेंटर हैं या डेटा प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है वो बन सके, ताकि वो उनका अपना जो डेटा है जी वो बिल्कुल प्रोसेस कर सके। जाहिर तौर पर इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं, पहल हैं, वो लगातार सामने आती हैं, जो कि भारत लगातार ले रहा है और पूरे विश्व के सामने रख भी रहा है। और क्या कुछ खास पहल हैं जो कि होंगे, और साथ ही इप्सा के बारे में भी जिक्र करेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा ये खास स्पेशल कवरेज, जहां पर साउथ अफ्रीका में जिस तरह से G20 समिट चल रहा है उस पर हम खास नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और साथ ही इस वक्त जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आज तीसरा और अंतिम दिन है, कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं का दिन है, आज भारत के लिए भी बेहद खास है। किस तरह से हाईलाइट्स रहने वाली हैं आज के दिन की, और क्या कुछ अहम हम उम्मीद कर रहे हैं? हाँ देखिए, सबसे पहले इस मुलाकात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो होस्ट होता है वो पहले मिलता है, लेकिन सिरिल रामाफोसा का अनुरोध था कि हम लोग सम्मेलन के आखिरी दिन मिलेंगे क्योंकि उनको लगातार व्यस्तता थी। तो इस पूरी चीज को देखते हुए यह तय किया गया कि आज सुबह वो मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिरिल रामाफोसा। उसके बाद वो दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा दोनों साथ मिलकर फिर इप्सा की बैठक में जाएंगे। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की बैठक है, वो बैठक भी काफी अहम है। बहुत सालों के बाद, तकरीबन 1 दशक के बाद ये बैठक हो रही है और इस बैठक के खास परिस्थिति है, वो परिस्थिति आप जानती हैं कि अभी जो जिस तरीके से अमेरिका के एक कह सकते हैं कि एकाधिकारवादी रवैया जो है उसके चलते जो पूरा जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के देशों में एक परेशानी की स्थिति है और वो किस तरीके से इस स्थिति का मुकाबला करें, खास करके वह भी सप्लाई चेन पे काफी गहरा असर पड़ा है रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इधर इजराइल गजा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से, उसके बाद जो रेड सी में जो परिस्थितियां हैं कि कई जगह हूथी विद्रोही कर रहे थे जिसका पूरे सप्लाई चेन को, तो इन सारी परिस्थितियों में किस तरह से जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके हित संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसके
बारे में इफ्सा में चर्चा होने की पूरी संभावना है। और उसके बाद 10 बजे से तकरीबन लोकल टाइम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज का आखिरी सत्र है उस सत्र में भाग लेंगे, जिसमें कि खासतौर पे क्रिटिकल मिनरल्स और एआई पे चर्चा होनी है। और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की दुनिया में। अगर कह सकते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज सामने उभर कर आ रही है दुनिया के सामने, वो है कि क्रिटिकल मिनरल्स पे एक अधिकार न हो, कोई एक देश ऐसा न हो जो सारे क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोक्योर करे, प्रोसेस करे और डिस्ट्रीब्यूट करे और सेल करे अपने हिसाब से। तो इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स का भी प्रोक्योरमेंट को भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और उसके प्रोसेसिंग को भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, ताकि दुनिया एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में न फंसे। तो यह जो एक सत्र है उस सत्र में एआई पे भी चर्चा होनी है, जिसमें कि एआई पर भी जो है उसका एक नैतिक, किस तरीके से एआई को नैतिक बनाई जाए ताकि जो मानवता की जरूरतें हैं वो भी पूरी हो, लेकिन मानव मूल्य जो है, रोजगार का जो मसला है वो सारे बचे रहे। तो ये 3 महत्वपूर्ण है जिसमें कि आज प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले। जी बिल्कुल, तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आज भी, और खासतौर से अखिलेश जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आपसा की भी अगर हम बात करें वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बारे में और जो जानकारी है हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम यहाँ लगातार ले रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो कि आज ना सिर्फ G20 बल्कि इप्सा की भी अगर हम बात करें वहाँ भी अगर देखा जाए किस तरीके से एक महत्वपूर्ण स्थिति में नज़र आता है। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहली बार इस सम्मेलन में शामिल होंगे, उसको किन मायनों में देखा जाए, किस तरीके के मायने इसके नज़र आते हैं अखिलेश? के देशों से तो परिचित है, ब्राजील से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत ब्राजील संबंधों में कई ऊंचाई थी। आपको याद होगा पिछले राष्ट्रपति बोल्सोनारो के साथ भी कई समझौते हुए थे। आप जानते हैं कि ब्राजील के पास हवाई जहाज बनाने की तकनीक है, ब्राजील के पास इथेनॉल बनाने की तकनीक है। ब्राजील भी हमारी तरह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाला देश है, विकासशील देश है, ग्लोबल साउथ का महत्वपूर्ण देश है। साउथ अफ्रीका भी उसी तरीके से अफ्रीकी देशों में माना जाता है कि अफ्रीका का यूरोप है साउथ अफ्रीका। मतलब यहाँ की जो पूरी संरचना है, आप देखेंगे आधारभूत संरचना इतना सुंदर बनाया है साउथ अफ्रीका ने कि वो किसी भी यूरोपीय देशों से टक्कर ले सकता है, जो सुविधाएं बनाई है इन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव की स्थिति है, जो रोजगार की स्थिति है, उसकी मार से साउथ अफ्रीका भी अछूता नहीं है। उनके सामने भी परेशानियां हैं, उनके यहाँ भी माइग्रेशन होता है अफ्रीका के अन्य देशों से। तो एक कॉमन तरीके की स्थितियां हैं इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में। वो जो बेरोजगारी जो है एक बड़ी समस्या है, ग्रामीण जो डिस्ट्रेस है वो एक महत्वपूर्ण है। तो इसमें तीनों नेता बैठकर आपस में चर्चा करेंगे किसी तरीके से ग्लोबल साउथ के जो 3 इंजन है, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। और आपको पता है कि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और तीनों का ये लगातार दावा रहा है कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए और इन तीनों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन दोनों नेताओं से मिलेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात होगी है। और इस मुलाकात पे सबकी नजरें हैं, क्योंकि देखिए चीन का एक अपना रवैया है, अमेरिका का एक अपना रवैया है, यूरोपियन यूनियन अपने तरीके से चलता है। लेकिन ऐसे में 3 जो ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण देश है, उनकी समस्याएं भी एक तरीके से मिलती है और उनके अंदर जो कह सकते कि अवसर है वो भी एक दूसरे में सहयोग के अवसर काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज मिलेंगे इप्सा में तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अहम मुलाकात होगी और देखना होगा कि किस तरीके से आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पे विचारों पर विचार होता है और किस तरीके से आगे का रोड मैप बनाया जाता है इन तीनों देशों के बीच। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और अखिलेश भी जुड़े हुए हैं। और अपने दर्शकों को बता दें कि आप लगातार देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो पहले दिन और दूसरे दिन की जो खास लम्हे रहे, जो हाइलाइट्स रही, इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे तमाम वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत यहाँ पर हुई, उनकी मुलाकात हुई, किस तरह से उनका स्वागत हुआ और किस तरह से ये G20 साउथ अफ्रीका 2025 एक बहुत ही खास जॉइंट फ्रंट लेकर सामने आया है दर्शकों के। ये भी तस्वीरें हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुशील जी, साफ तौर पर जो लीडर्स डिक्लेरेशन जारी हुआ है वो ये दिखाता है कि जो भारत की प्राथमिकताएं हैं वो केंद्र में है। जिस तरह से G20 एक आर्थिक मंच है, लेकिन उसके बावजूद आतंकवाद को लेकर जो लगातार वैश्विक मंच पर भारत का जोर रहा है, भारत आतंकवाद को लेकर बड़े कड़े स्वर में एक
सुर में निंदा करता आया है और ये अनुरोध भी करता आया है कि आतंकवाद को लेकर अब एक निर्णायक पहल होनी चाहिए। और हमने देखा कि कैसे आतंकवाद पर भी कड़ा रुख यहाँ पर भारत की निरंतर पहल का असर दिखा। घोषणा पत्र में आतंकवाद के हर स्वरूप की कड़ी निंदा की गई है। किस तरह से आप इसको भी देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत ही पर्टिनेंट आपने सवाल ये पूछा है, बहुत ही रेलिवेंट सवाल है ये। क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी समस्या बनती जा रहा है, जबकि भारत सबसे पहले देशों में था जिसने इस आतंकवाद की समस्या का सामना किया। और जब भारत इसके बारे में बात करता था तो बहुत से देश इस बात पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे इस पर। लेकिन जब उन और देशों ने, जैसे अमेरिका में हुआ और देशों में हुआ, तब उनको महसूस हुआ कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और अब सब देशों का उस पर निगाहें पड़ रही है। लेकिन क्या है कि आतंकवाद की डेफिनेशंस के ऊपर, जैसे कि आपको मालूम है, अभी तक हम यूएन में एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ देश हैं जो आतंकवाद को बड़ी ही नैरो कर, बहुत ही सूक्ष्म रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन आतंकवाद एक समस्या है बहुत बड़ी, ये सब देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मानते हैं इस बात को, और उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि बराबर हमने हाईलाइट किया है कि ये आतंकवाद किसी भी देश को अगर उसको साथ देता है तो उसको भी नुकसान है, और जिसके जो सामना करता है, उसको सफर करता है, उसको तो सफर होता ही होता है। जबकि भारत एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत को कितना, उन लोगों भारतीय कितने सिविलियंस में आतंकवाद से के शिकार हुए हैं, और जो कि हमारे एक पड़ोसी देश हैं जिसने ये सब उसको बढ़ावा दिया है। और अब जो ये डिक्लेरेशन हुआ है, इसमें जो G20 का जो डिक्लेरेशन है 124 पॉइंट, उसमें आतंकवाद को पूरी तरह से कहा गया है कि ये किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं फिर कहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कहा है 6 पॉइंट एजेंडा, उसमें एक उन्होंने जो कहा है कि काउंटर जो ट्रैफिकिंग है, ड्रग और टेरर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि जो फाइनेंसिंग होती है टेरर की, ज्यादातर वो ड्रग ट्रेड से होती है। बिल्कुल, मादक पदार्थों और आतंकवाद का जो गठजोड़ है उसको यहाँ पर तोड़ना होगा। जी, वो उसी, तो ये जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जी मोदी का, वो इस पर अटैक, डायरेक्ट अटैक है कि आजकल वो सिंथेटिक ड्रग्स का बहुत बढ़ गया है, जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी आसान है वो सिंथेटिक ड्रग्स बनाना। क्योंकि बाकी जो ओपियम बेस्ड ड्रग्स होती हैं या और दूसरी चीजों पे कोकीन वगैरह है, उसके लिए जो उनको प्रोडक्शन करना पड़ता है, एग्रीकल्चर लैंड पर उसको पैदा करना पड़ता है। लेकिन ये जो है सिंथेटिक ड्रग्स हैं, वो तो लेबोरेटरी में बन जाती है, तो उसको वो बहुत तेजी से फैल रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने इनिशिएटिव में इसी चीज को बहुत ज्यादा महत्व दिया है कि इस पर हमें जो है अटैक करना होगा, नहीं तो ये एक और बड़ी समस्या, उसी समस्या का दूसरा बड़ा रूप बनता चला जाएगा, क्योंकि उसको कंट्रोल अगर नहीं टाइमली किया गया तो अनकंट्रोलेबल एक तरीके से हो जाएगा सिचुएशन। तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने जिसको हाईलाइट किया है, और मुझे बड़ी खुशी है कि G20 का जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें उसको पूरी तरह से सब देशों ने माना है कि ये एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान से पहले हमें समस्या एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो सब जगह सब देशों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इस समस्या का समाधान, समस्या है और इसका समाधान हमें सबको मिलकर के करना। तो ये मेरे ख्याल से भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और मेरे ख्याल से हमारे को एक सक्सेस स्टोरी की तरह हमें को लेना चाहिए कि जो भारत ने हाईलाइट किया है उसको सब देश एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी, प्रमुखता के साथ भारत अपनी बात को कहता आया है, रखता आया है, और इसकी जो बानगी है आपने देखी है इस बार G20 में भी, किस तरीके से 2023 में जब भारत की अध्यक्षता में G20 हुआ था, तमाम वो मुद्दे कैसे उनको यहाँ प्राथमिकता दी गई है, तरजीह दी गई है। लेकिन अखिलेश, इसके इतर जब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ जिस तरीके से जो संबंध है और मजबूत होते नज़र आते हैं, क्या माना जाए, कैसे तीन देश जो हैं उनमें अलग अलग समझौते जाहिर तौर पर हम देखते हैं होते हैं अलग अलग क्षेत्रों को लेकर। अब आने वाला जो समय है उसमें आज की जो खासतौर से द्विपक्षीय वार्ता होंगी, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संभावनाएं और प्रगाढ़ नज़र आती हैं, प्रबल होती हुई नज़र आती हैं?
देखिए निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में जो एक बातचीत हुई है और एक कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में जो अभी हम बात कर रहे थे। तो क्रिटिकल मिनरल्स का जो एक ऐसा इलाका है जिसकी सभी जो देश है वो सक्रिय है, किस तरीके से क्रिटिकल मिनरल पे मोनोपोली नहीं बने। और ये जो पूरा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ हमारी जो बनी है एक तरीके से ट्राइलेटरल कह सकते हैं, वो ट्राइलेटरल का इसका एक अहम है। उसके अलावा भी जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का भी एक डाइजेशन की बात इसमें है। और आप जानते हैं कि देखिए ऑस्ट्रेलिया तो हमारे साथ भारत के और अमेरिका के साथ इसमें भी है जी जो क्वाड है, तो एक कॉमन कड़ी बनती है। लेकिन इधर के दिनों में जो निश्चित तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक एटीट्यूड अपनाया है, जिससे कि विकसित देश और विकासशील देश दोनों के अंदर एक स्थिति ऐसी बनी है कि वो स्थिति असहज है सबके लिए। और उस तरह की असहज स्थिति के चलते सभी देश जो है अपने अपने तरीके से एक अलायंस खड़ा कर रहे हैं। उस अलायंस में विकासशील देश भी शामिल है, उस अलायंस में विकसित देश भी शामिल है। क्योंकि देखिए अगर आपके पास तकनीक है, आप बहुत ही विकसित देश है, आपके पास संसाधन है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होगा? उसका उपयोग तो भारत जैसे ही देश में होगा जो तेजी से विकसित हुई अर्थव्यवस्था है, जहाँ एक बहुत बड़ा खुला बाजार है, यहाँ की एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जो एक डेमोक्रेसी है जिसके चलते पूरे प्रेडिक्टेबल ट्रांसपेरेंसी है जो सरकार की नीतियां हैं। तो इससे आदर्श कोई स्थिति नहीं होती है जबकि विकसित देश ऐसे देश के साथ अलायंस करते हैं। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का ये जो भारत के साथ है वो निश्चित तौर पे एक नए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि क्वाड किस तरीके से आगे बढ़ेगा इससे तरह तरह के सवाल है। निश्चित तौर पे अब ये निर्भर करेगा कि अमेरिका किस तरह की नीति अपनाता है। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो नया एक ट्राइलेटरल के रूप में सामने आ रहा है, यह ट्राइलेटरल जो है बहुत ही वर्किंग और कोलैबोरेटिव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारा जो डायस्पोरा है वो भी कनाडा में बहुत बड़ा डायस्पोरा है और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है। खास करके यंग लोग जो है हमारे युवा है वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा दोनों जगह पढ़ने भी जाते हैं, काम भी करने जाते हैं और उनकी जो मेधा शक्ति है उस मेधा शक्ति से इन दोनों जो विकसित देश है इनको लाभ भी मिलता है। तो जिस तरह का रिस्ट्रिक्शन अमेरिका लगाने की कोशिश कर रहा है उसी के अनुपात में अगर ये लोग रिलैक्सेशन देने की कोशिश करें तो भारत को जो एक तरीके से अगर असंतुलन हो रहा है तो संतुलित स्थापित करने की होगी। तो यह एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की बात है और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ यह अंडरस्टैंडिंग हो सकता है तो इस बातचीत के बाद अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा चाहिए। जी बिल्कुल अखिलेश, और खासतौर से सुशील जी अगर देखा जाए क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में भारत के जिस तरीके से अलग देशों के साथ विपक्षीय संबंध जो हैं और मजबूत होते नजर आते हैं, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो वहाँ जो चुनौतियाँ चल रही हैं भारत उनको लेकर भी आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के तौर पर भी अपने आप को आगे रखता है और शायद यही वजह है कि भारत को एक इस भूमिका में भी आज पूरा जो विश्व है देखता है। बिल्कुल, आप जिस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत का जो विश्व बंधु वाला जो जो कॉन्सेप्ट है, भारत एक और ये सबसे बड़ी बात जब कोविड के टाइम में हमने वैक्सीन मैत्री का जो हमने किया प्रावधान किया था कि उससे भारत की जो भूमिका है वो भर के आई है कि भारत जब खुद समस्या से जूझ रहा था उसके बावजूद हमने और 100 से ज्यादा देशों की मदद की, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज बिल्कुल पीछे हट गए और उन्होंने कोई मदद करने के लिए उनको तैयार नहीं था। तो उसी को प्रधानमंत्री जी ने अब आगे उसको बढ़ाया है और ये दुनिया में सारे लोग इस बात को मानने लगे हैं कि भारत न केवल अपने लिए अपनी डेवलपमेंट के लिए में सक्षम है, बल्कि दूसरे देशों के साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, उनको भी मदद करने के लिए तैयार है। और ये जो इनिशिएटिव्स हम भारत लॉन्च कर रहा है, आपने अभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया ट्राइलेटरल जो मीटिंग इसकी जो हुआ है, और सुशील जी आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, यहाँ पे तस्वीरें आ गई हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। ये तस्वीरें हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। तो हम बात कर रहे थे ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के साथ किस तरीके से भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो और मजबूत होते हुए नजर आते हैं। और ये द्विपक्षीय बैठक यहाँ पर हुई है प्रधानमंत्री और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बीच में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर
अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको लेकर जाहिर तौर पर बातचीत हुई और द्विपक्षीय बैठक इस दौरान हुई। भारत दक्षिण अफ्रीका संबंध साझा संघर्ष, साझा इतिहास और साझा भविष्य पर आधारित साझेदारी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामाफोसा की ये बैठक यकीनन ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है और दोनों के बीच जिस तरह की सहजता, जिस तरह की केमिस्ट्री साफ तौर पर नजर आती है, यकीनन भारत और साउथ अफ्रीका मिलकर ग्लोबल साउथ कंसेंसस की दिशा में एक नई रणनीति तैयार करते हुए यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य, डिजिटल सहयोग, रक्षा, साझेदारी, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, मुद्दे हैं जिसमें नई प्रगति की उम्मीद हम यहां पर कर रहे हैं। और हमने कल भी देखा था मुकुल, जिस तरह से राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था, यकीनन वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी बल्कि भारत अफ्रीका साझेदारी की मजबूती का एक और प्रतीक थी। जी बिल्कुल, उसकी झलक हमने देखी उस तस्वीर में और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जो बातचीत नज़र आ रही है इस द्विपक्षीय बैठक में। और क्या दोनों देशों के बीच ना सिर्फ जो संबंध हैं उससे इतर भी अगर देखा जाए जो घनिष्ठ संबंध दोनों नेताओं के बीच नज़र आते हैं। और ये क्योंकि इसलिए कैसे जब हम वैश्विक भागीदारी की बात करते हैं तो भारत जो कि कहीं ना कहीं इस बात का पक्षधर रहा है कि हर किसी को लेकर आगे बढ़ना होगा और ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें, फिर चाहे G20 की बात की जाए या कैसे दक्षिण अफ्रीका की जो भागीदारी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है वैश्विक स्तर पर और भारत के साथ मिलकर कैसे और ज़्यादा बेहतर स्थिति में नज़र आ सकता है, उसको लेकर यहाँ जाहिर तौर पर बातचीत हुई होगी। इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इसके अलावा खासतौर से इब्सा की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी महत्वपूर्ण साझेदार दोनों देश, उनके साथ साथ ब्राज़ील भी। लेकिन इब्सा क्योंकि उसमें पहली बार शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है अलग अलग मंचों पर भारत साझेदार रहा है और ये साझेदारी जो है कैसे हम कह सकते हैं पिछले एक दशक में और बेहतर होती हुई नज़र आई है और मजबूत होती हुई नज़र आई है। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी लंबा इतिहास है भारत और साउथ अफ्रीका का और जिस तरह से जो आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है सबको साथ लेकर विकास, इस पर यहाँ पर सीधी चर्चा G20 के मंच पर हो रही है। और भारत लगातार कहता रहा है कि वैश्विक विकास मॉडल में अब ग्लोबल साउथ की आवाज को केंद्र में रखना होगा और आज वही स्वर मंच पर G20 के मंच पर गूंज रहा है। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, यही वो एजेंडा है जिस पर दुनिया की नजर है और जो वर्षों से भारत जिस बात को लगातार वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है, आज उस पर मोहर लगती नजर आ रही है। कैसे ग्लोबल साउथ के देश आज अपनी चुनौतियों को वैश्विक मंच पर रख रहे हैं, ये बड़ा उदाहरण पेश करती है G20। इब्सा लीडर्स मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है, उस पर सभी की निगाहें हैं। क्यों ना हो, 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों का ये मंच है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और ये त्रिकोणीय साझेदारी हमेशा से दक्षिण दक्षिण सहयोग की धुरी रही है, प्रेरणा रही है। तो यकीनन आज की इस बैठक में सहयोग की नई गति की हम उम्मीद कर सकते हैं। जलवायु, विकास और ग्लोबल गवर्नेंस, क्या कुछ इब्सा का कोई संयुक्त एजेंडा यहाँ पर पेश होता हुआ नजर आएगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। ये पहला सेशन था जहां पर सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आगे भी तमाम खास सेशंस लाइंड अप हैं। अ फेयर एंड जस्ट फ्यूचर फॉर ऑल, एक न्यायपूर्ण और सर्व समावेशी भविष्य, यही है आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न। क्रिटिकल मिनरल से लेकर AI और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक सेशन वैश्विक विकास मॉडल की दिशा भी तय करता हुआ नजर आएगा।
जी बिल्कुल, और ख़ास तौर से ना सिर्फ इन तस्वीरों के ज़रिए भी अगर देखा जाए, बल्कि कैसे काफ़ी अहम हो जाता है। और अखिलेश, हमने देखा है इस तस्वीर के ज़रिए भी ना सिर्फ द्विपक्षीय बैठक, बल्कि वो तमाम अहम मुद्दे ज़ाहिर तौर पर अलग अलग क्षेत्र जिसमें दोनों देश मिलकर जो दोनों देशों की साझेदारी है और बेहतर स्थिति सामने आ सकती है। और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो ये जो साझेदारी है दोनों देशों की और बेहतर स्थिति में दोनों देशों के लिए, विकास के लिए भी और उपयोगी साबित होगी। देखिए, निश्चित तौर पे जब मैं यहाँ G20 का शिखर सम्मेलन कवर कर रहा हूँ तो कल मैंने थोड़ा सा समय निकालकर जोहान्सबर्ग से बाहर भी झांकने की कोशिश की। जोहान्सबर्ग के उस इलाके में गया जो उसको सबर्ब कहते हैं या जो गांव का है थोड़ा सा इलाका है, तो मैंने उसमें भी देखा। तो मैंने देखा कि देखिए साउथ अफ्रीका में भी कुछ चुनौतियां वैसी ही हैं जैसे भारत के अंदर चुनौतियां हैं। इसलिए दोनों को अनुभवों से सीखने की जरूरत है। साउथ अफ्रीका में वैसे तो अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अच्छे तरीके से सजाया संवारा है, लेकिन जो अभी भी ग्रामीण उनकी अर्थव्यवस्था है वो अभी भी उसके सामने बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी हैं कि किस तरह से उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो। और यहाँ की जो जनसंख्या है काफी यंग जनसंख्या है, और सबसे अहम बात यह है कि ये जनसंख्या जो है अंग्रेजी अच्छा बोलती है। तकरीबन आपको सभी लोग मिल जाएंगे जो आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे, और अंग्रेजी सभी जानते हैं कि वो उनके मौलिक एजुकेशन अंग्रेजी में ही होता है। तो यह जो एक चैलेंज है अफ्रीका के सामने की इस जो बड़ी जो युवा शक्ति है उस युवा शक्ति को कैसे इंगेज करें। तो यह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा के साथ जो बीच में जो बात की थी उसमें इन सारे मुद्दों के झलकने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि देखिए जब दो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं तो सिर्फ यह नहीं होता कि हम समझौते क्या कर रहे हैं, दोनों अंडरस्टैंडिंग पर भी चर्चा करते हैं और दोनों अपने अपने अनुभवों को भी एक से साझा करते हैं। तो जो भारत का अनुभव रहा कि भारत ने कई तरह के प्रयोग किए, जिसमें कि एक मनरेगा का प्रयोग किया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। दूसरी तरफ भारत ने एक फिनेंशियल इंक्लूजन का काम किया जिसमें कि सभी के बैंक अकाउंट जोड़े गए। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी में जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, जिसमें कि सीधे सीधे बेनिफिशियरी को पैसा जा रहा है सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से। और जो चौथा मान सकते हैं कि जो फूड जो की गारंटी दी गई राष्ट्रीय फूड के तहत, जिसमें कि सभी लोगों को भूखे न रहना पड़े। तो इस चार जो ऐसी चीजें हैं वो ऐसी चीजें सारे साउथ अफ्रीका के लिए भी मौजूद है, क्योंकि उन युवा शक्ति को भी काम चाहिए और उनको एक आर्थिक, सामाजिक और खाद्य सुरक्षा चाहिए। तो ये जो बैठक है इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि जानते हैं कि साउथ अफ्रीका और भारत जो है कदम से कदम मिलाकर एक समय अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ लड़े हैं। महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो सत्याग्रह आंदोलन का जो प्रयोग किया वो साउथ अफ्रीका से ही प्रयोग किया, जिसके लिए आज भी साउथ अफ्रीका के लोग उस समय को भूलते नहीं है। और बाद में नेल्सन मंडेला ने भी अपने रिवोल्यूशनरी आंदोलन से दरकिनार करके उन्होंने कहा कि गांधी का ही रास्ता है जो आजादी का रास्ता हो सकता है और लोकतंत्र उसमें स्थापित हो सकती है। तो ये जो सारी चीजें हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका की, उसे कोई मिटा नहीं सकता और उसको और लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच में जो ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज से झलकती है। आप जब कल देख रहे थे प्रधानमंत्री का जब स्वागत किया सिरिल रामाफोसा ने, उस समय का बॉडी लैंग्वेज देखिए वो किस तरीके से लग रहा था कि जो ऐसे मित्र मिल रहे हैं जिन्होंने दुनिया के कई कलर्स को देखे हैं, जिनका देश जो है वो एक दूसरे की समझता है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। और आज की बैठक की महत्ता उसी में है कि हम एक दूसरे को समझते भी हैं, हम एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए भी हैं और हमारे सामने चुनौतियां भी एक तरीके की है जिन्हें हम मिलकर हल कर। बिल्कुल, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में भी साउथ अफ्रीका का खास तौर पर जिक्र है कि कैसे एक सामूहिक लक्ष्य के साथ भारत और साउथ अफ्रीका आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं G20 में क्या कुछ खास रहा है अभी तक, और उसके साथ साथ आज का जो दिन है, आज दूसरा दिन, ना सिर्फ यहाँ पर जो तीसरा सत्र है वो होगा, और अभी हमने देखा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ, द्विपक्षीय बैठक दोनों के बीच हुई है। और खासतौर से जया, ये तमाम जो बैठकें हैं इनके जरिए हम देखते हैं किस तरह की साझेदारी जो है वो पनपती नजर आती है, दोनों देशों के बीच संबंध जो है प्रगाढ़ होते हुए नजर आते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। बिल्कुल, और कल के दिन की दो बहुत बड़ी हाइलाइट्स रही। सबसे पहले जो लीडर्स डिक्लेरेशन आया वो बेहद महत्वपूर्ण, और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो संबोधन था वो दोनों ही चीज़ें बेहद अहम रही। कैसे लीडर्स डिक्लेरेशन जो जारी हुआ है, भारत की प्राथमिकताएं, जो लंबे समय से तमाम मुद्दे भारत लगातार वैश्विक मंच पर उठाता आया है, वो यहाँ पर G20 के केंद्र में नजर आया। वैश्विक असमानता से लेकर जलवायु न्याय तक भारत की आवाज़ बेहद प्रभावी तौर पर यहाँ पर केंद्र में है और सुनी जा रही है। और भारत की निरंतर पहल का ही असर है कि आतंकवाद पर कड़ा रुख यहाँ पर साफ तौर पर अपनाते नजर आए G20 के देश भी, क्योंकि किसी भी राजनीतिक और किसी भी देश या भाषा से अलग जो आतंकवाद है वो किसी बहाने में आज नहीं फंसने वाला है। वो एक वैश्विक खतरा है और इस बात को लेकर सभी ने अपनी सहमति जताई, ये बहुत बड़ी बात है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मानव केंद्रित AI की बात करें, इन तमाम चीजों पर जो भारत की छाप है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान राहुल मिश्रा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से आज का दिन बेहद अहम है जब कई द्विपक्षीय वार्ताएं यहाँ पर प्रस्तावित हैं। तस्वीरें भी आ गई हैं पहली द्विपक्षीय वार्ता की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से बातचीत कर रहे हैं, उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। किस तरह से आप देखते हैं भारत और साउथ अफ्रीका दोनों मिलकर एक ग्लोबल साउथ के कंसेंसस को लेकर एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल जया जी, देखिए भारत और साउथ अफ्रीका के जो संबंध हैं उसमें इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है उसका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G20 हो, चाहे इब्सा जिसको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। 2011 में पिछली समिट हुई थी जी, और अब इस बार 2025 में जोहानिसबर्ग में समिट हो रही है। तो इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है दोनों देशों के बीच में, जो मिनीलैटरल्स, प्लूरीलैटरल्स, मल्टीलैटरल्स हैं, उनका बड़ा योगदान है। जहाँ तक द्विपक्षीय संबंधों का सवाल है, दोनों जैसे कि अखिलेश जी ने पहले कहा कि दोनों ही देशों में बहुत सी समानताएं हैं, उनके स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर के और तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, रेसेस हैं, उनके बीच में सहयोग, कृषि का क्षेत्र, युवा वर्ग, तो संभावनाएं तमाम हैं, उसमें काम करने की भी ज़रूरत बहुत सारी है। तो मुझे लगता है कि जो इनिशिएटिव कल जो 6 पॉइंट एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, उसमें भी ब्राज़ील की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, चाहे वो ट्रेडिशनल नॉलेज हो, रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज हो, या ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स हो। जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके ढांचे को फिर से सही करने की जो आवश्यकता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और हमें लगता है कि ये जो अंडर करंट अभी चल रही है, दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों ही अमेरिका के बहुत अच्छे मित्र होने के बावजूद ट्रंप की जो नीतियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, और इसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों का ही बहुत बड़ा गलतियां उनकी नहीं है, बस ये है कि उनको समझने में दिक्कतें हो रही। तो इस वक्त साउथ अफ्रीका का सहयोग मुझे लगता है इस संदर्भ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इब्सा मुझे लगता है कि एक बहुत ही सोचा समझा एक रणनीतिक मूव है, जिसमें ये तीनों भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका साथ में आ सकते हैं। इसमें चीन को साथ जो ब्रिक्स का मैकेनिज्म है उससे परे एक मैकेनिज्म लाने की भी जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि आज की जो इब्सा की समिट है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। इससे द्विपक्षीय संबंध भी बढ़ेंगे और मिनीलैटरल स्तर पे ब्राजील के साथ ये तीनों देश मिलके बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिसकी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है। जी बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा। साथ ही अगर देखा जाए सुशील जी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि एक इस तरह का अलायंस जो कि क्योंकि अलग अलग मंच हैं, वैश्विक मंच की जब हम बात करते हैं, लेकिन उसमें इब्सा को खास तौर से देखा जाए, जिस तरह से अभी प्रोफेसर राहुल ने भी इस बात का जिक्र किया कि काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जो हैं वो भारत के साथ हैं, एक जैसी स्थिति तीनों देशों के सामने है। तो ऐसे में किस तरीके से इसका जो महत्व है और बढ़ता हुआ नजर आता है, और खासतौर से इतने लंबे समय के बाद जब इसका आयोजन हो रहा है? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हम देखें कि इब्सा जब बनाया गया तो उसके कारण क्या थे।
जो कारण थे वो ये था कि हम तीनों देश विकासशील हैं और तीनों जो है वो जो है दावेदार हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में की सीट के लिए, परमानेंट मेंबरशिप के लिए। तीसरा, उनको उस वक्त में कोई जो ग्लोबल टेबल थी उस पे उनके जो इंटरेस्ट हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, उसको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इब्सा की स्थापना की गई थी। और आज इब्सा एक ऐसा मंच है जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत हो, साउथ अफ्रीका हो या ब्राजील हो, सबके तीनों के इंटरेस्ट बिल्कुल साथ हैं। तो उसमें आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती है नेगोशिएट करने के लिए कि हमें आपका इंटरेस्ट कुछ है, हमारा कुछ है। हम तीनों देशों के इंटरेस्ट एक से हैं। तो ग्लोबल जो हमें प्रेजेंट करना है भारत को या तीनों देशों को, तो ग्लोबल कंबाइंड जो है उससे फोकस के साथ में वो बातचीत करते हैं उसमें। तो इब्सा के लिए वो आज के माहौल में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है और डेली चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें विकासशील देश भारत अगेन मैं उनको रिपीट करूंगा, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, अगर तीनों साथ मिलकर एक वॉइस में बात करेंगे तो उसमें उनकी वॉइस को, क्योंकि वो ग्लोबल साउथ की वॉइस भी है, तो वो तीनों की आवाज को लोग जो है, कोई जो डेवलप्ड कंट्री है या अदर देश है, कोई इसको इग्नोर भी नहीं कर पाएगा। और अभी जो आज जो मीटिंग है, मेरे ख्याल से ये एक नई दिशा देने वाली है इस इब्सा को। और क्योंकि वो वैल्यू इसमें मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरे ख्याल से ट्रेड तो है ही है, इन्वेस्टमेंट, वैल्यू चेन, क्योंकि हम तीनों ही इसके शिकार हैं समस्या के कि वैल्यू चेन जो उसमें जो डिसरप्शन हो रहे हैं उससे तीनों देश हम सफर कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम तीनों ये साथ मिलकर के काम करें तो वो उसमें आगे के लिए जो डिसरप्शन है वो कम हो पाएंगे मेरे विचार से। तो इसलिए आज जो फैसले होंगे वो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म उसके लिए किए जाएंगे, एंड जो नेक्स्ट मीटिंग होगी इसकी आगे की, वो एक रोड मैप तैयार करेगी इसके लिए। बिल्कुल। और प्रोफेसर राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मिश्रा, आज जो अहम बैठकें हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह से जो लीडर्स डिक्लेरेशन आया उसमें यूएनएससी सुधार का उल्लेख है। भारत के वर्षों पुराने आग्रह को यहाँ पर साफ तौर पर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं कि एक भारत की कूटनीति की भी एक बड़ी जीत, और दुनिया जब बदल रही है तो ऐसे में वैश्विक संस्थाओं को भी बदलना है, ये बात लगातार कह रहा है भारत, लेकिन लीडर्स डिक्लेरेशन में इसका मेंशन होना, इस बारे में उल्लेख होना, ये एक बड़ी उपलब्धि। जी बिल्कुल। देखिए, दुनिया के तमाम बड़े और छोटे देश, महाशक्तियां सभी इस बात को मानते हैं कि भारत का संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में आने का समय आ चुका है। ये समय पिछले 10 साल से है। परेशानी ये है कि एक जो महाशक्ति है, खासतौर पे हमारा पड़ोसी, उसने ये दिक्कतें हमेशा ओवर एंड अगेन, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता को लेके तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने G4 का जो इनिशिएटिव था जिसमें जापान भी है, उसको लेकर के सवाल खड़े किए। अमेरिका भी कहीं ना कहीं, पश्चिम के भी कुछ देश कहीं ना कहीं इस बात को सोचते हैं कि भारत अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में आएगा तो वो मानवाधिकार के प्रश्नों पे, ग्लोबल साउथ के प्रश्नों पे, जो विकास की जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो ग्लोबल हेल्थ की व्यवस्था होनी चाहिए, मल्टीलैटरल ट्रेड WTO का जो रिवाइवल है उसको करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेके आएगा तो कहीं ना कहीं ये देश इस बात को लेके परेशानी में आते हैं। लेकिन जहां तक G20 का सवाल है, और पश्चिम के तमाम देश अब इस बात को मानने लगे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिलनी चाहिए, और दुनिया के और भी देश, और जैसा डिक्लेरेशन में भी मेंशन किया गया, नेताओं के तमाम जो संदेश आए उसमें ये बात कही गई कि भारत के साथ साथ जो विश्व के तमाम महाद्वीपों के, अफ्रीका हो गया, कैरेबियन हो गया, पैसिफिक, एशिया पैसिफिक हो गया, इन तमाम क्षेत्रों के जो उभरते हुए देश हैं, जिनमें ये ताकत है, जिनमें क्षमता है और नेतृत्व करने की इच्छा है, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में लाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स को एजेंडा में लाया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया,
और उस पर कोई भी ऐसा फॉर्मल तरीके से कोई विरोध नहीं हुआ। तो मुझे लगता है आगे की राह जो है प्रशस्त हो रही है। इसमें समय लगेगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता निश्चित है। ये सिर्फ कुछ समय की बात है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर देखना होगा कुछ समय बाद और क्या कुछ इब्सा में भी निकल कर आता है। लेकिन खासतौर से G20 के एजेंडे में जिस तरीके से डिक्लेरेशन सामने आया, उसमें तमाम वो पहलू जिनको कहीं ना कहीं भारत शुरुआत से ही लेकर चलता रहा है, प्राथमिकता देता आया है, वो नज़र आते हैं। और इसी में खासतौर से सुशील जी अगर देखते हैं हम कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, किसानों की बात की जाए, भारत लगातार और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उन्होंने कहा कि जो हमारा कृषि है, किसान है, उनका हित सर्वोपरि है, सबसे पहले वो उनके हित के बारे में सोचते हैं। और उसी को लेकर एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो उनकी चिंता है कि कैसे विश्व पटल पर, वैश्विक स्तर पर जो खाद्य सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ पोषण सुरक्षा आज के समय में ज़रूरी हो जाती है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अपनी बात है प्रधानमंत्री मोदी ने वो रखी है अपनी। जी बिल्कुल, देखिए भारत जो है अगर हम जीडीपी का मिक्स भी देखें तो उसमें एग्रीकल्चर का शेयर अभी भी बहुत बड़ा है। और उसके अलावा जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो भारत में जो एम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है, वो उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30-40% से ऊपर है। तो भारत के लिए कृषि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, क्योंकि आम आदमी की जीविका उससे चलती है। तो भारतीय प्रधानमंत्री इस बात के बिल्कुल इनको मालूम है और इसीलिए इसके वो पक्षधर हैं। अभी जो हमारा अमेरिका से ट्रेड जो एग्रीमेंट की बात चल रही है, उसमें भी एक इशू है जो कह रहे हैं, जो अखबारों में आ रहा है कि एग्रीकल्चर की ओपनिंग के ऊपर कुछ इशू हैं जो कि बातचीत चल रही है उसके बारे में। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बराबर बोला है, उन्होंने अपने भाषण में बहुत दफा उनको बात कहा है कि हम अपने जो किसान हैं उनके जो हित है उसको हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। और वो दूसरे देश भी रियलाइज कर रहे हैं। जहां तक दूसरी बात है पोषण, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है ये कुपोषण कि लोग जो है इनकी जो और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत दिन पिछले काफी समय से इस बात को उठाया है कि हमें पोषण जो जरूरी है वो मिलने चाहिए और जो चीज नुकसानदेह है उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके बारे में भारत सरकार ने अभी रिसेंटली पॉलिसी भी निकाली है और ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रधानमंत्री जी उसको बराबर उद्घोषणा उसकी करते रहे हैं। और ये अब एक सब देश जो है, जो WHO ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि कुपोषण की की समस्या बहुत बड़ी है और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बात करते हैं वो हमेशा इन एग्रीकल्चर के बारे में, किसानों के बारे में और कुपोषण, इन तीनों के बारे में वो बराबर उसकी आवाज उठाते हैं। और इसको अब सब देशों ने रिकॉग्नाइज भी किया है। और भारत जो है, जहां तक एग्रीकल्चर की सहयोग की बात है, हमेशा भारत ने जो टेक्नोलॉजी हो या सीड्स हो या और चीजें हो, सब क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या इवन सैटेलाइट इमेजिनरी का यूज हो कि ताकि क्रॉप वगैरह के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, जो वेदर की इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, वो हम भारत उसमें सबसे आगे है। और सहयोग बराबर सारे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में भारत का सहयोग है। इसके लिए स्पेशल डिवीजन है हमारे यहाँ जो उसमें वो सहयोग कर रही है। जी बिल्कुल। उसके साथ साथ प्रोफेसर मिश्रा, अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी को लेकर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट एक्सेस जो है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं बात रुकती हुई नज़र आ जाती है और उसी वजह से ग्लोबल पार्टनरशिप को लेकर लगातार भारत अपनी बात भी रखता है कि क्या हम उसमें बेहतर कर सकते हैं। क्या वहाँ किसी तरह का बदलाव इस डिक्लेरेशन के बाद हमें नज़र आ सकता है? देखिए, ग्लोबल मार्केट एक्सेस की जहाँ तक बात है, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे ग्लोबल साउथ के तमाम देश अपनी अपनी संवेदनशीलताओं को लेकर के थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि G20 ने जो रास्ता दिखाया है वो ये है कि हम एक कॉमन डिनोमिनेटर, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लेकर के सामने चलें। जो कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं, जिन मुद्दों पे बात हो सकती है, जिन मुद्दों पे आसानी से ये G20 के देश
या ग्लोबल साउथ के देश आपस में काम कर सकते हैं, उस पे काम करने की बात हो रही है। और एक और बात है कि मैं अभी यूनाइटेड नेशंस की पिछली रिपोर्ट्स देख रहा था, चाहे वो हंगर को लेकर के हो या खाद्य प्रबंधन को लेकर के हो या भुखमरी को लेकर के हो। G20 का एजेंडा बहुत ही सिस्टमेटिकली, और इस बात पे तारीफ करनी पड़ेगी हमारे डिप्लोमैट्स की, G20 के तमाम जो पार्टिसिपेंट देश हैं उन्होंने वही मुद्दे उठाए हैं जो पिछले 70-75 सालों में यूनाइटेड नेशंस ने हमेशा साइडलाइन किए हैं, हमेशा उनको किनारे रखा है, और उसमें मार्केट एक्सेस बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है। तो मुझे लगता है कि एक G20 के तौर पे तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि विकसित देश भी इसमें साथ हैं, यूरोपियन यूनियन भी है, तो मार्केट एक्सेस को लेकर के एक फॉर्मल एग्रीमेंट की संभावना तो नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली और खास तौर पे जो इस तरह के ग्लोबल साउथ के देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके बीच में सहयोग की प्रबल संभावना है। मुझे लगता है कि द्विपक्षीय जो बैठक हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे एक नई राह दिखेगी, एक नया रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब भारत के लिए जैसे जैसे अमेरिका के टैरिफ्स इम्पोज हो रहे हैं और तमाम मुसीबतें सामने आ रही हैं आर्थिक विश्व व्यवस्था को लेकर के, तो नए देशों के साथ, जो देशों के साथ थोड़े से संबंध हमारे एक तरह से साइड ट्रैक हो गए थे, उनको फ्रंट एंड सेंटर में लाने की ज़रूरत है। इसमें अफ्रो एशिया के देश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और साउथ अफ्रीका उसमें एक लीडिंग पार्टनर हो सकता है। सो मुझे लगता है कि कृषि का क्षेत्र है, नई जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं, क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जो न्यू एंड इमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री हैं, उसमें ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में, ऊर्जा के क्षेत्र में, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम आपस में सहयोग कर सकते हैं और मार्केट एक्सेस को भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। सुशील जी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। जलवायु विकसित देशों की अगर हम बात करें तो विकासशील देशों को 2030 तक करीबन 5.8 से लेकर 5.9 ट्रिलियन डॉलर की यहाँ पर जरूरत है। ये जो भारत द्वारा उठाई गई जलवायु वित्त को एक नई बहस देता है। किस तरह से देखते हैं कि लाइफ को मेन स्ट्रीम में लाना और विकासशील देशों की जरूरतों को स्वीकारना, जिस तरह से डिक्लेरेशन में स्वीकारा गया है, जलवायु न्याय को लेकर भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसको लेकर अब चर्चा हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा जो जलवायु का, जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है, ये पिछले 8-10 साल से हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक समस्या यहाँ पर आती है कि फाइनेंस इसको कौन करे, पैसे की समस्या है। और भारत ने बराबर इस बात को उठाया है कि बिल्कुल। यहाँ सुशील जी आपको रोकना चाहूंगा, इप्सा बैठक जो है सम्मेलन, इसके कुछ तस्वीरें अब हमारे पास आ चुकी हैं, दर्शकों के साथ वो तस्वीरें साझा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इप्सा सम्मेलन में अब यहाँ उन्होंने शिरकत की है। 6वां IBSA शिखर सम्मेलन ये, जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका महत्वपूर्ण साझेदार। तो पीएम ने 6ठे इप्सा शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। इसकी तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं। 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों का ये मंच, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, और तीनों देश ना सिर्फ अगर देखा जाए विकासशील, बल्कि किस तरीके से बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय एक दूसरे पर किस तरीके से पारस्परिक निर्भरता को हम कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग मोर्चों पर माना जा रहा है कि जो कि बातचीत है वो जाहिर तौर पर हो सकती है। फिर चाहे हम ग्लोबली पार्टनरशिप की जब बात करते हैं तो उसमें कैसे इप्सा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक महत्वपूर्ण अलायंस जिसके ज़रिए लगातार विकास को तरजीह दी जा रही है और उसके साथ साथ जो हर स्तर पर विकास हो सके उसके लिए तीनों देश जो हैं वो प्रतिबद्ध नज़र आते हैं। और अपने आप में इसलिए खास क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, 3 बड़े लोकतंत्र, 3 उभरती अर्थव्यवस्थाएं और 3 महाद्वीपों की आवाज, यही है इप्सा। इप्सा सिर्फ एक समूह नहीं है बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक शक्ति का एक प्रतीक हम इसे कह सकते हैं, जहां विकास, लोकतंत्र और दक्षिण दक्षिण सहयोग जिसकी पहचान बनकर उभरा है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, इप्सा की भूमिका और भी अहम हो जाती है, चाहे बात हो ग्लोबल ट्रेड की या फिर टेक्नोलॉजी की या फिर जलवायु न्याय की।
तो तीनों देश यहाँ पर एक त्रिकोणीय साझेदारी है जो हमेशा से ही दक्षिण दक्षिण सहयोग की प्रेरणा रही है, और आज की बैठक भी इस सहयोग को नई गति देगी, ऐसी उम्मीद यहाँ पर सब कर रहे हैं। इप्सा इस वक्त उभरते भू राजनीतिक दौर में अपनी भूमिका और कैसे मजबूत कर सकता है, ये आज हम देखेंगे। जलवायु की बात करें, विकास की बात करें, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें, कैसे इप्सा एक संयुक्त एजेंडे के साथ यहाँ पर विश्व के सामने आएगा, इस पर भी हमारी नजर होगी। बिल्कुल, और कैसे इप्सा के जरिए अगर देखा जाए, आपसे पहले जो और बैठक हुई हैं, हर एक स्तर पर कोशिश यही की गई है, तमाम क्षेत्र जो हैं उनमें क्या कुछ बेहतर हो सकता है। ऊर्जा की बात की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, पर्यटन की बात की जाए, तमाम वो अवसर जो कि तीनों देशों के बीच में हम देख सकते हैं, कैसे उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे इसके ज़रिए जो तीनों देश हैं उनको बेहतर स्थिति में हम ला सकते हैं, नागरिकों तक वो लाभ पहुंचा सकते हैं। और ज़ाहिर तौर पर अब जो छठा शिखर सम्मेलन है, इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बातचीत है वो निकल कर सामने आएगी, क्या कुछ बेहतर स्थिति हम कर सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो बैठक है वो भी हुई थी इप्सा के, और साथ ही फिर चाहे हम साइबर चुनौती की बात करें, कृषि की बात की जाए, तमाम ऐसे क्षेत्र जिसको लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो इप्सा के मंच पे हुई हैं। लेकिन आज का ये जो शिखर सम्मेलन है इप्सा का, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो बहुत लंबे समय के बाद, जया 2011 के बाद ये आयोजन अब हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें उपस्थित हैं, क्योंकि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी की ना सिर्फ जो छवि है उसको भी एक बेहतर नेतृत्व के तौर पर देखता है कि क्या कुछ और अवसर वहाँ पर आ सकते हैं, और जाहिर तौर पर इप्सा को भी काफ़ी उम्मीदें। बिल्कुल, तीनों देशों के बीच वैक्सीन डिप्लोमेसी से लेकर ब्लू इकोनॉमी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक सहयोग के नए आयाम हम देख रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री की ब्राज़ील यात्रा भी थी, वहां हमने देखा भारत और ब्राज़ील के प्रगाढ़ होते संबंधों को, और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो मजबूत साझेदारी है, जो मजबूत संबंध है, वो भी लगातार हम देख रहे हैं। साझा संघर्ष, साझा इतिहास और साझा भविष्य पर आधारित ये साझेदारी समय के साथ और मजबूत हो रही है। इप्सा बैठक में भारत की मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी और मजबूती देती है। जहां भारत ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बनकर उभरा है, उस ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक मंचों तक पहुंचाना ये बहुत अहम है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस लगातार जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से, और सुशील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपके पास आते हैं। इप्सा के मंच पर भारत की मौजूदगी बेहद खास है। ग्लोबल साउथ के एजेंडे को यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं दोनों जो तीनों देशों के जो शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो भी आज के वैश्विक परिदृश्य में कितने महत्वपूर्ण आपको नजर आते हैं? देखिए, इसमें इस बात इप्सा के सामने जो तीन सबसे अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि पहला कि ये तीनों देश, जैसा आपने कहा जया जी, ये तीनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। ब्रिक्स के मुकाबले में जहां चीन और रूस भी हैं और जिनकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे तमाम सवाल दुनिया के देश और संस्थाएं उठाते रहते हैं, तो इप्सा उस मामले में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि रूस और चीन दोनों ही आर्थिक स्तर पे, रूस को बहुत एक इंसुलेटेड कंट्री ही रहा है यूरोप से संबंधों के अलावा, और चीन की प्रायोरिटीज अलग हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, भारत के अलावा, इन तीनों देशों की एस्पिरेशंस, इनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इनकी जो आर्थिक सहयोग की जो इच्छा है, और साथ ही साथ ट्रंप के साथ जो संबंध खराब होते संबंध है, अमेरिका के साथ जो खराब होते संबंध है, खासतौर से आर्थिक क्षेत्र में, उसको मद्देनजर रखते हुए इप्सा की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। और इसके साथ ही हमने देखा है कि चीन ने ग्लोबल साउथ के लिए बहुत कुछ किया नहीं, वो सिर्फ इसका नेतृत्व लेना चाहता है, जिससे भारत भी खफा है और साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील भी जो है नाखुश हैं। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भी ग्लोबल साउथ की जो भूमिका होनी चाहिए, उनको जो क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल ट्रेड हो या क्लाइमेट फाइनेंस हो, इन तमाम मुद्दों पे जो सहयोग मिलना चाहिए, जो आपसी जो साझा कार्यक्रम चलने चाहिए, वो या जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए G7 के देशों से, वो नहीं मिल रही है। महाशक्तियों से जो संबंध बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं आर्थिक और क्लाइमेट के क्षेत्र में। तो मुझे लगता है इस वजह से इप्सा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खास तौर पे जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए।
बिल्कुल, और खासतौर से सुशील जी अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ एक लोकतांत्रिक विचारधारा जो खासतौर से हमें देखने को मिलती है, और वो एक अहम कड़ी तीनों देशों के बीच में, क्योंकि वहाँ पर आपको ना सिर्फ अब जो मानव कल्याण की हम बात करते हैं, बल्कि पूरे विश्व को हम क्या संदेश दे सकते हैं और क्यों आवश्यकता, शायद इसके बारे में भी ज़ाहिर तौर पर चर्चा होगी। और अब से पहले भी हमने देखा है, अगर किस तरीके से यूएनएससी में फिर चाहे रिफॉर्म की बात की जाए या तमाम वो अलग मुद्दे जिसको लेकर तीनों देश जो हैं वो एकमत नज़र आते हैं, सहमत नज़र आते हैं, और यही एक बड़ी वजह है जो कहीं ना कहीं इब्सा को मजबूती दे रही है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा पहले कि ये इब्सा में क्या इसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका, वो ये है कि तीनों देश विकासशील हैं। भारत एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उधर अफ्रीका में साउथ अफ्रीका वहाँ की लार्जेस्ट इकोनॉमी में है, और उधर ब्राजील लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी इकोनॉमी में है। तो तीनों देश रिप्रेजेंट करते हैं बहुत बड़े हिस्से को, जो कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, और उनकी जो बातें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो तीनों उनको लेकर के चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हम, क्योंकि हमारे एक तो बिल्कुल जो है हम तीनों देशों के जो विचार हैं, किस तरह से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में सुधार होने चाहिए, या क्लाइमेट चेंज, क्योंकि तीनों देश सफर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से भी, और क्लीन एनर्जी के तो तीनों ही हामी हैं, और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, तीनों ही देश उससे सफर कर रहे हैं। तो एक वॉइस, जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे थे, कि तीनों देश मिलकर के इब्सा के फॉर्म में जो ग्लोबल साउथ की समस्याएं हैं उसको हम आगे एजेंडा उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे, और इसकी आवश्यकता है कि इसको और मजबूत किया जाए, जैसा कि ब्रिक्स हो या एससीओ या और ग्रुपिंग है जिसमें भारत भी हिस्सा है, साउथ अफ्रीका भी कुछ में हिस्सा है, ब्राजील भी हिस्सा है, कि उसमें, क्योंकि उसमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है इंटरेस्ट की, क्योंकि जो और देश हैं या G20 है उसमें डेवलप्ड कंट्री भी हैं, डेवलपिंग कंट्री भी हैं, तो उनकी अपने अपने हर एक का एजेंडा है, हर एक की रिक्वायरमेंट है, उसमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब इब्सा के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें जो है वहाँ बिल्कुल क्लैरिटी है उनके जो विचारधारा में, और जो समस्याओं जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबकी एक समस्या है। तो एक यूनाइटेड फ्रंट के फॉर्म में दिखाने के लिए बहुत जो ये मंच है बहुत महत्वपूर्ण है, और तीनों देश आपस में जब सहयोग करेंगे तो वहां सिनर्जीज भी है, तो वो सिनर्जीज को इसमें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और दुनिया को दिखा सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज भी अपने आप मिलकर के दुनिया की समस्याओं का हल जुटा सकते हैं। केवल हम डेवलप्ड कंट्रीज नहीं, डेवलपिंग कंट्री भी हमको कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उससे एक वॉइस मिलेगी। बिल्कुल, आज हम नए बाजार ढूंढ रहे हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि इन डेवलपिंग इकोनॉमीज को एक सहयोग चाहिए। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, किस तरह से देखते हैं इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसके बीच अगर हम बात करें व्यापार की या निवेश की, कितना इसका दायरा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और क्या महत्वपूर्ण सेक्टर्स होंगे जिन पर संभावनाएं ज्यादा हैं? देखिए, एम्बेसडर सिंघल ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए जो तीनों देश हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, उनकी ज़रूरतें एक जैसी हैं, उनके इंटरेस्ट बहुत कन्वर्ज करते हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं वो भी ओवरलैपिंग है। उसकी वजह ये है कि दुनिया को हम सिर्फ विकासशील और विकसित देशों की दो कैटेगरीज में नहीं बांट सकते। ये देश जो तीन हैं, ये तीनों देश एक यूनिक पोजीशन में है, जिसमें वो ग्लोबल साउथ के जो बहुत ही पिछड़े हुए देश हैं उनसे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं हुए। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्हें वो सेक्टर सब देखने हैं जो जैसा कि आपने कहा कि इन्हें वो सेक्टर्स देखने होंगे जिनमें सहयोग की संभावनाएं हैं, जिनमें दोनों को 100% नहीं तो ऑलमोस्ट 100% सहयोग मिले। तो रक्षा उसमें बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, क्योंकि भारत अब इंडिजिनस प्रोडक्शन जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्री है उसका अपना जो प्रोडक्शन है उसको कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। भारत स्पेस के सेक्टर में बहुत बड़ा एक प्लेयर बन चुका है, और ब्राजील और साउथ अफ्रीका दोनों के साथ ये सहयोग अभी पिछले कई सालों से शुरू हो चुका है। कृषि का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि जो आधुनिक तकनीक है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको कैसे एक दूसरे के साथ साझा किया जाए। नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स पे अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ
शिक्षा का क्षेत्र है, जो जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र है जिस पे पहले बात हो चुकी है, इसके साथ ही साथ जो एडवांस सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री के हो गए या तकनीक के हो गए, तकनीक की जो ट्रेनिंग है, R&D का सेक्टर है, उसमें भी ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ भारत का सहयोग बहुत अच्छा हो सकता है। इस बात के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आज अमेरिका हो या चीन हो, ये तमाम देश जो नई तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या क्रिटिकल मिनरल्स हो, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इसमें कहीं भी ये देश किसी भी दूसरे देश के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है। आज वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड और सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की वजहों से इन तीनों देशों को एक बार फिर साथ आना है और साथ आ रहे हैं। और मुझे लगता है ये तीन देश मिलकर विकासशील देशों के लिए एक इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल भी पेश कर सकते हैं। जी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात G20 के एजेंडा में भी हुई, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सही कहा कि इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा योगदान हो सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट दोनों ही क्षेत्रों। लेकिन एक साथ ही साथ एक बड़ी बात यह है कि अब ग्लोबल साउथ के जो छोटे देश हैं उनको साथ लाने से पहले इन तीनों देशों को एक अपनी कलेक्टिव स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी कि ये तीनों देश कैसे ऐसा काम करें कि ग्लोबल साउथ को भी साथ ला सकें और ग्लोबल नॉर्थ के भी नजदीक पहुंच सके। तो एक ब्रिज के तौर पे इप्सा का काम मुझे लगता है आगे आने वाले समय में होगा। जी बिल्कुल, और किस तरीके से ये जो सम्मेलन जो कि शुरू हो चुका है, इसके बारे में भी अखिलेश आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे। इप्सा सम्मेलन की अगर बात की जाए, इसकी शुरुआत हो चुकी है और हम यहाँ अपने मेहमानों के साथ भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कैसे इप्सा की जो भूमिका है वो और मजबूत होती नजर आएगी, महत्वपूर्ण नजर आएगी, ना सिर्फ ग्लोबल साउथ के लिए बल्कि दूसरे देशों पर जो आत्मनिर्भरता है, क्या उसको ख़त्म करने के लिए भी हम मान सकते हैं जो इप्सा है यहाँ विचार विमर्श करेगा और आपस में जो संबंध है उनको बेहतर बनाएगा। देखिए, अभी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में गए थे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। हालांकि उसमें चाइना नहीं पहुंचा था, रूस के राष्ट्रपति नहीं पहुंचे थे, चाइना के राष्ट्रपति नहीं पहुंचे थे, रूस के राष्ट्रपति नहीं पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि वो ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जाए। साउथ अफ्रीका उसमें था। तो इस रूप से अगर देखें तो ब्राजील और भारत के बीच में जो समझदारी है वो काफी उच्च स्तर की हो गई और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में भी समझदारी है काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा, याद होगा कि जब सिरिल रामाफोसा गए थे कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस में, तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ बर्ताव किया और वह बर्ताव जो है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए कोई बहुत उचित तरीका नहीं था कि आपके यहाँ जो अतिथि बनकर आ रहा है उसके साथ आप उस तरीके का बर्ताव करें। तो यह जो एक श्वेत अश्वेत की भावना एक समय बहुत पहले चलती थी, लगता था दुनिया उसे भुला चुकी है, लेकिन निश्चित तौर पे अफ्रीकी लोगों को ये महसूस हुआ कि जो पूरा डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार था वो व्यवहार जो है अपमानजनक था। अंत में सिरिल रामाफोसा ने भी कहा कि हमारे पास हवाई जहाज नहीं है आपको गिफ्ट करने के लिए, तो उन्होंने भी एक तरीके से जवाब दे दिया। तो जो स्थितियां बन रही है वो स्थिति यह बन रही है कि दुनिया के जो बड़े तेजी से विकासमान जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कि कह सकते हैं कि श्वेत सभ्यता में नहीं है, जो कह सकते हैं कि यूरोप या अमेरिका के नहीं है, उनके अंदर एक भावना लगातार बन रही है कि हमें भी आगे बढ़ना है और उस आगे बढ़ने के लिए अब हमारे पास भी तकनीक क्षमता अपनी आ गई है। संसाधनों की कमी है तो संसाधनों के गैप को भी पूरा करने के लिए आपको याद होगा कि ब्रिक्स ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है। तो डेवलपमेंट बैंक से जो ग्लोबल साउथ के देश है उनको देने की स्थिति बन सकती है, आपस में सहयोग बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो लगता है, कई लोगों को लगता है कि यह जो ग्लोबल साउथ के तीन ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंजन है और चाइना उस तरीके से नहीं है, लेकिन ग्लोबल साउथ में अपने को भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका रखता है और इसीलिए इतने दिनों के बाद दोनों तीनों देशों के बीच में समझदारी बनी कि अब एक बार फिर जरूरी है जो एक ग्रुपिंग बनी थी उस ग्रुपिंग को फिर से सक्रिय होने की जरूरत है। और आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 52 देश है, 52 कंट्रीज है जो अफ्रीकी देश है और उसके अलावा आप लैटिन अमेरिकी देश है वो भी काफी महत्वपूर्ण है और भारत है जिसका कि पूरे एशिया में हमने तो जाहिर तौर पर उनका भी हम कह सकते हैं एक बेहतर समन्वय जो है वो हमें नज़र आएगा और उन्हीं की सहायता से जब लगातार जो ग्लोबल साउथ की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर और प्रमुखता के साथ अपनी बात इप्सा जो है वो भी रखेगा। फिलहाल और भी जानकारी हम अखिलेश आपसे आगे लेंगे, जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी जानेंगे, महत्वपूर्ण बातें। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ हम रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज, जहां पर लगातार साउथ अफ्रीका में चल रही G20 समिट की पल पल की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त का अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इप्सा सम्मेलन में हिस्सा लिया। इप्सा एक बेहद महत्वपूर्ण मंच, और किस तरह से इप्सा और ये तीनों देश आज विकासशील देशों के लिए एक इंक्लूसिव ग्रोथ का नया मॉडल बनकर उभर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। कैसे ये तीनों देश इंडो पैसिफिक और साउथ अटलांटिक में स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं, इस वजह से भी इन इप्सा सम्मेलन में काफ़ी सभी की निगाहें हैं। कैसे ये तीनों देश इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका अपने साझा हितों और साझा ज़रूरतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक चुनौतियों के सामने एक मजबूत पक्ष लेकर उभर रहे हैं। इप्सा शिखर सम्मेलन बेहद खास है। स्थापना इसकी 2003 में हुई ब्रासीलिया में, और खासतौर से अगर बात की जाए इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो कि इसके सदस्य हैं, छठा इप्सा शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन किया जा रहा है, और तीनों ही विकासशील देश, उभरती अर्थव्यवस्थाएं, जहां पर लगातार अनेक अवसर इन तीनों देशों के सामने हैं। इसी वजह से और महत्वपूर्ण हो जाता है। तीनों सदस्य पूर्ण लोकतंत्र हैं, और वही एक लोकतांत्रिक विचारधारा जिसको लेकर हमारे जो साथ खास मेहमान जुड़े हैं वो भी बता रहे थे कि इतना ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जब हम बात करते हैं इसके लक्ष्य को भी अगर देखा जाए तो ये दक्षिण सहयोग कैसे इसके ज़रिए और बेहतर स्थिति सामने आएगी, और वैश्विक दक्षिण की एक मजबूत आवाज़ ग्लोबल साउथ की जब हम बात कर रहे हैं वहाँ पर अपनी बात को प्रमुखता से रखना, और अलग अलग क्षेत्रों में फिर चाहे वैज्ञानिक बात करें, तकनीकी, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग का जो आदान प्रदान है वो आपस में यहाँ नज़र आता है, और लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन भी, उसको भी यहाँ प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था तीनों देशों में, और कैसे वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की वकालत करते हैं, क्योंकि एक जैसी ही परिस्थितियाँ जब तीनों देशों के सामने होती हैं, विकासशील देश और खासतौर से यूएनएससी में रिफॉर्म की यानी सुधार की जो मांग है वो लगातार इप्सा के मंच से होती हुई आई है, और उसी वजह से वैश्विक मुद्दों पर भी एक साझा दृष्टिकोण हमें नज़र आता है। जब एक जैसी विचारधारा रहती है, कैसे बेहतर स्थिति हम कर सकते हैं, फिर चाहे अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, व्यापार, रक्षा, शिक्षा, कृषि में सहयोग आपस में रहता है इन तीनों देशों का, और इसके अलावा एक फंड भी है जिसके चलते गरीब देशों को सहायता दी जाती है, इप्सा ट्रस्ट फंड, और वहीं इनके तमाम लक्ष्य और उन्हीं को कैसे और हम बेहतर ढंग से पा सकते हैं, उसी को सार्थक करता हुआ आज का ये जो छठा इप्सा शिखर सम्मेलन है जो कि लगातार हो रहा है। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अनेक अवसर नज़र आते हैं, सेमीकंडक्टर उनमें से एक है, और ख़ासतौर से ब्राज़ील या अफ्रीका की बात की जाए, लेकिन भारत ऐसे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि सेमीकंडक्टर हब के रूप में भारत को हम स्थापित कर पाएँ, और उसके लिए हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से तेज़ी के साथ काम हो रहा है। क्या ऐसे में और बेहतर तरीके से तीनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन हमें यहाँ नज़र आती है? जी, बहुत अच्छा कहा आपने मुकुल जी। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत निश्चित तौर से एक लीडर के तौर पे उभर रहा है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन और उसके साथ जुड़े हुए जो देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग है वो बहुत बड़ी भूमिका इसमें अदा करते हैं। ब्राजील और साउथ अफ्रीका का जो योगदान हो सकता है इसमें वो ये है कि ये दो अलग अलग महाद्वीपों से आने वाले देश हैं जिनकी अपनी क्षेत्रीय जो नेतृत्व की क्षमता है वो बहुत अच्छी है जी। ये दोनों देश ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एडवांस ईवीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो अभिमन्यु की तरह वो फंस गए हैं और रास्ता सामने का नहीं निकल रहा है, क्योंकि एडवांस जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अमेरिका और चीन और इस तरह के देशों के पास है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना
जो तीनों ही देशों के बीच में है। ये दोनों देश भारत के साथ मिलकर के सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं और भारत निश्चित तौर पे इसमें एक निर्णायक नेतृत्व की क्षमता रखता है। और एक बार जब इन तीनों देशों में इन चीज़ों को लेकर के सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करने की दिशा में, ईवीज की दिशा में, अगर ये तीनों देश एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव सामने एक रोड मैप लेकर के आते हैं तो मुझे लगता है कि वैश्विक दक्षिण के तमाम देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे और निश्चित तौर से एक अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ अखिलेश सुमन भी जुड़े हुए हैं सीधे साउथ अफ्रीका से। अखिलेश, यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर लगातार बात हो रही है। किस तरह से आप देखते हैं इन जैसे मुद्दों पर इप्सा की सामूहिक आवाज वैश्विक नीति को कैसे प्रभावित करती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अभी जो स्थितियां बनी है पूरी दुनिया में, उन स्थितियों ने कह सकते हैं कि जो विकासशील देश है या ग्लोबल साउथ के देश है, उनके अंदर भी एक कह सकते हैं कि ऐसी जिज्ञासा पैदा की है कि वो अपने अंदर भी तलाश रहे हैं कि क्या उनकी साथी है और क्या उनके अंदर संसाधन है। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांजिशन की जो बात है कि पारंपरिक ऊर्जा से किस तरीके से हम रिन्यूएबल्स में जा सके, तो आपको याद होगा कि रिन्यूएबल्स के लिए भी जो है वो पूरे जो ग्लोबल नॉर्थ जिसे कहते हैं, वो भी अपनी सारी तकनीक अपने पास रखे हुए थे और वो ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। इस बीच में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन अर्थ और वन ग्रिड का नारा दिया और उसके पहले उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। ये जो ग्लोबल साउथ के अंदर जो एक लगातार एक सेल्फ डिस्कवरी का एक चल रहा है, एक प्रक्रिया चल रही है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद, कोलोनाइज होने के बाद इन देशों के अंदर एक कह सकते हैं कि सस्टेनेंस का संघर्ष चल रहा था। आज वो लीप लेने को तैयार है और कुछ लीप लेने को तैयार भी, यह जो बड़ी चुनौती आज के जमाने में आई है और एनर्जी ट्रांजिशन उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और भारत के जो लीप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए उसमें अब 100 से ज्यादा अधिक लोग उसमें शामिल हो गए, अधिक देश तो शामिल हो गए। और ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का ये जो एक परिकल्पना है, ये तो परिकल्पना पूरी तरह से क्रांति ला देगा पूरी दुनिया में कि ग्लोबल साउथ के देश जिनके पास अपार सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं, तुरंत सीधे तुरंत देशों तक पहुंचती है और वो एनर्जी ट्रांजिशन में किस तरीके से भाग ले सकते हैं ताकि उनकी निर्भरता जो है वो जो पारंपरिक ऊर्जा है उससे जाके इसमें जाए, जिससे कोई क्षति नहीं होगी पर्यावरण की। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें कि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर इसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। और एक जो उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन देशों के अंदर आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफी ऊर्जावान है और वे तैयार है कि उनको अगर एक चुनौती दी जाए तो चुनौती स्वीकार करेंगे, उसमें शामिल अपने देश को, दुनिया को। बिल्कुल। तो यहाँ पर तकनीक की बात हो रही है, एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन की बात हो रही है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। हमारे साथ सुशील जी भी हैं। सुशील जी, जब इन तमाम चीज़ों की बात होती है और खासकर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है, क्रिटिकल मिनरल्स की राजनीति में कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका केंद्र में आपको दिख रहा है, कैसे देखते हैं तीनों क्षेत्रों में इप्सा का सहयोग क्या कुछ असर दिखा सकता है? अब देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स की जो आपने राजनीति की बात की, हम सबको मालूम है कि कौन इसमें हमारा एक पड़ोसी देश है जो कि इसने करीब 70 to 80% जो है मिनरल रिसोर्सेज हैं और प्रोसेसिंग है उस पर उनका एक छत्र राज है और उसको उन्होंने किस तरह से वेपनाइज किया हुआ है। तो अब सब देश इसके बारे में जागृत हो गए हैं और साउथ अफ्रीका में और भारत में भी काफी जो है रिसोर्सेस जो माइंस, इसके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जिनको बोलते हैं, उनकी माइन मिली हैं। तो अब उसकी जो बात आती है कि माइन मिलना एक है, उसके बाद आती है समस्या प्रोसेसिंग की, क्योंकि ये इसकी बहुत ही टेक्निकल इंटेंसिव प्रोसेस होती है उसकी, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी हर एक के पास में नहीं है। भारत को उसका एक्सेस है तो भारत इसमें एक बहुत बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर सकता है। तो जब हम इप्सा की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि ब्राजील में भी इसके जब रिसोर्सेज हैं और जिस तरह से अब सर्च की जो ढूंढा जा रहा है माइनिंग से, तो और भी वहां रिसोर्स मिलेंगे। तो और साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी हैं। तो जैसे कि G20 के डिक्लेरेशन में हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है और
वैल्यू एडिशन की बात की है रेयर अर्थ मिनरल्स में, तो भारत का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत इसकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे है और भारत इसके लिए तैयार भी है शेयर करने के। तो मुझे लगता है कि जब इब्सा में अब बातचीत हो रही है तीनों राष्ट्राध्यक्षों की, तो एक क्रिटिकल मिनरल के बारे में, इसकी जो वैल्यू एडिशन के बारे में बात है, वो एक रोड मैप के बारे में बात होगी और उसमें भारत का जो लीडिंग रोल है टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर प्रोसेसिंग में, वो भर के आएगा, ताकि जो सारे देश इसकी समस्या से जूझ रहे हैं क्रिटिकल मिनरल की से, उसमें आगे के समय, क्योंकि इसमें समय लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन एक डायरेक्शन मिलेगी और भारत इसमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो अभी मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद हमें पता लग जाएगा कि क्या बातचीत हुई है। लेकिन मेरे को अपना अनुमान है कि इसमें जो डिक्लेरेशन इब्सा का आएगा उसमें क्रिटिकल मिनरल में भारत का रोल इसमें सामने आएगा। बिल्कुल एक निर्णायक भूमिका जो है भारत की वो नजर आएगी इस पे भी। और खासतौर से प्रोफेसर राहुल मिश्रा, जब हम देखते हैं, क्योंकि तीनों ही देश जो हैं विकासशील अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन एक सॉफ्ट पावर के तौर पर देखा जाए और राजनयिक संबंधों से इतर भी अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह का व्यक्तित्व रहा है और जो घनिष्ठ संबंध, फिर चाहे हम यहाँ लुला दा सिल्वा की बात करें या सिरिल रामाफोसा की बात की जाए, जो घनिष्ठता यहाँ नजर आती है, क्या वो भी एक फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है और उसी वजह से जो संबंध हैं मजबूत होते नजर आते हैं? जी मुकुल जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पर्सनालिटी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किस देश का नेता कैसा है और विश्व व्यवस्था को कैसा देखता है, अपने खुद के राष्ट्र को कैसा देखता है, उसकी कैसी पोजीशनिंग करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ और लुला दा सिल्वा के साथ जो संबंध है वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे इसमें। देखिए, हमें इस बात को नहीं भूलना है कि इब्सा एक ट्राइलैटरल फोरम के तौर पे करीब 1.5 दशक से कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि दक्षिण अफ्रीका को और ब्राजील को भी लगता था कि वो दूसरे देशों के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपना सहयोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। रूस के साथ, खासतौर पर चीन के साथ साउथ अफ्रीका की जो घनिष्ठता थी उसका भी एक योगदान था। भारत ने भी अमेरिका के साथ और इंडो पैसिफिक के तमाम देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो व्यवस्था है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये तीनों देशों के इंटरेस्ट, इन दोनों देशों की जो चिंताएं हैं वो एक साथ कन्वर्ज हो रही हैं जी। और सबसे पहली जो चीज मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों देशों के नेताओं से कहेंगे और डिस्कशन होगा, वो ये है कि कैसे इब्सा को वापस रिवाइव किया जाए जी। और वो काम किए जाएं जो कोई और मिनीलैटरल फोरम या कोई भी एक बहुराष्ट्रीय संगठन नहीं कर रहा है। तो इसमें क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, एडवांस जो न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, मार्केट एक्सेस है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनते हैं जी। और इस पे बात होना एकदम मुझे लगता है बहुत लाजमी है। साथ ही साथ कैसे जो ग्लोबल एक्सेस है, ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्सेज है, वो दो देशों के या चंद देशों के हाथ में जो आके पूरी तरह से केंद्रित हो गया है, उसको कैसे निकाला जाए बाहर, कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय कैसे सहयोग बढ़ाया जाए क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर के, ईवीज को लेकर के, सेमीकंडक्टर्स को लेकर के, और इन क्षेत्रों में एक मुझे लगता है कि इमरजेंसी प्लान एक डिवाइस करने की जरूरत है। और इब्सा में मुझे लगता है इन्हीं 3 चीजों पे खास तौर पे बात होगी। जहां तक सांस्कृतिक संबंधों का सवाल है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ भारत के संबंध हमेशा से ही बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। अखिलेश जी ने उसके बारे में पहले बात की, तो उन संबंधों पे तो काम होता ही रहेगा। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज के सेक्टर्स हैं, जो नए क्षेत्र हैं जिन पे तुरंत इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, उस पे मुझे लगता है इब्सा का फोकस होगा और इन तीनों ही देशों के नेताओं के बीच में इस बात को लेकर के बातचीत होगी और कुछ अच्छा आउटकम आएगा। मुझे लगता है एक सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे इसमें। बिल्कुल। अखिलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, यहाँ पर तमाम क्षेत्रों की और मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि क्या इब्सा के मुख्य एजेंडे में रह सकते हैं। आप वहाँ ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? कल प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ, लीडर्स डिक्लेरेशन भी हुआ, किस तरह से G20 समिट जिन लक्ष्यों के साथ चल रहा था, कैसे वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और खास तौर पर जब सभी की निगाहें इब्सा के सम्मेलन पर भी है, तो वहां से भी क्या कुछ चीजें अभी निकल कर आ रही हैं?
देखिए जया, मैं यहाँ जब जोहान्सबर्ग में था, जोहान्सबर्ग में हूँ एक्चुअली अभी, जोहान्सबर्ग में भी मैं थोड़ा इधर उधर भी घूम रहा था, लोगों से भी बातें कर रहा था, और यहाँ तक कि पत्रकार जो है मौजूद बाहर से आए हैं, और यहाँ तक कि अफ्रीका के भी जो पत्रकार हैं उन लोगों से भी मेरी बात हो रही थी। सबके अंदर एक बात की खुशी थी कि देखिए, जब अफ्रीकन यूनियन पिछले कभी शामिल ही नहीं हुआ G20 और अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराने में भारत ने भूमिका निभाई, और 2030 के जो G20 समिट है तो भारत को शामिल कर अफ्रीका यूनियन को शामिल कराया। तो यह एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस है अफ्रीका के लोगों को भारत के बारे में, कि भारत ने अफ्रीका देशों को वो दर्जा दिलाया जिससे पश्चिमी देश अभी तक इसके संज्ञान में ही नहीं था कि यूरोपियन यूनियन तो है, उनको पता था और यूरोपियन यूनियन को उन्होंने लाया। अफ्रीकन यूनियन के बारे में उन्हें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसके बावजूद कि 52 देश अफ्रीका में शामिल है अफ्रीकन यूनियन में। तो यह एक बहुत ही सुखद एहसास है अफ्रीका के लोगों के अंदर, और दक्षिण अफ्रीका में मैं लोगों से बात करके भी देखा, फील किया कि वो काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अब दक्षिण अफ्रीका में पहली बार G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो हम उन देशों की पास में शामिल है जो अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा विकसित मानते हैं। यह जो गौरव है, यह गौरव को दिलाने में भारत ने जो भूमिका अदा की आजादी के समय से लेकर अभी तक, तो वो उनके अंदर अभी भी हृदय में जमा है। और ब्राजील के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राजील के लोग भी भारत को इस मामले में काफी महत्व देते हैं कि ब्राजील में जब जब जरूरत पड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या किसी भी समय, तो भारत खड़ा रहा एक उनके साथ जो समस्याएं थी, और आज तीनों की समस्याएं एक तरीके की है। या मुझे तो लगता है कि ये जो 3 देश है, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, बहुत ही ऑर्गेनिक ये ट्राइलेटरल है कि इसमें सभी चीजें एक तरह की है, समस्याएं एक तरह की है, चुनौतियां एक तरह की है, और अवसर एक तरह के हैं। तीनों में युवा शक्ति काफी मौजूद है। तो यह जो ट्राइलेटरल है, यह ट्राइलेटरल की जो आज आवश्यकता महसूस हुई है, और आज तीनों देश इसके लिए काफी आगे बढ़े हैं, इसमें निश्चित तौर पे एक चुनौती आई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, और उसने जो पूरी दुनिया में एक लगता है अनिश्चितता की स्थिति बनाई है। और दूसरी तरफ चीन का जो एक ऐसा रवैया रहा है जो सारी चीज को अपने एक अधिकार में लाना चाह रहा है, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे फिनांस हो, चाहे और भी रिसोर्सेज हो। अफ्रीका में भी लोग कहते हैं कि वो चीन की कंपनियां आती है, सब मिनरल निकाल के चली जाती है, कोई ध्यान नहीं देती उसके बाद। तो ये जो इससे जो समस्या परेशानी पैदा होती है, तो यह परेशानी में तो अब भारत करता है, नहीं ब्राजील करता है, और साउथ अफ्रीका तो करता ही नहीं। तो यह एक बहुत ही ऑर्गेनिक रिलेशनशिप देशों के बीच में डेवलप हुआ है, यह महसूस किया गया है दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है जिस पर की दुनिया की निगाहें आगे भी लगी रहेंगी, और मुझे लगता है कि यह बहुत ही करेक्ट डायरेक्शन में पड़ेगा। जी, और खासतौर से सुशील जी अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर चाहे G20 की सदस्यता की बात की जाए, या आज दक्षिण अफ्रीका जो कि अध्यक्षता कर रहा है G20 की, और उसके साथ साथ इप्सा की भी अगर हम बात करें, कितनी भूमिका यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र आती है? खासतौर से इसको सक्रिय करने का जो श्रेय है, क्या वो हम दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को? क्योंकि एक कोशिश ये रही है ना सिर्फ ग्लोबल साउथ बल्कि तमाम, चाहे देश भले ही छोटा हो, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से उभर रही हैं, विकासशील देश हों, कैसे उनको साथ लेकर चल सकते हैं। इस तरह का जब नेतृत्व मिलता है तो शायद दूसरे देश जो हैं उनको भी हौसला मिलता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल जो आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। और भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा से ये रहा है कि छोटा कोई देश कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब बराबर हैं, और उनकी सबकी समस्याओं को हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लाना है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब लास्ट ईयर, जब पिछले जो सम्मेलन हुआ था G20 का, भारत ने पहली बार 125 देशों के 20-25 देश थे जिनकी सम्मेलन बुलाया, और उनकी क्या समस्या है, वो किन समस्याओं को उठाना चाहते हैं, उनको समझा, और उसको G20 के डिक्लेरेशन में, डिस्पाइट कि वहां इतना अपोजिशन था, लोग कह रहे थे कि डिक्लेरेशन अडॉप्ट भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने डेवलप्ड कंट्रीज के इतने खिलाफ है, लेकिन वो अडॉप्ट हुआ। और ग्लोबल साउथ की जो एजेंडा है उसको पहली बार डेवलप्ड कंट्रीज ने सीरियसली उसको लिया कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल जरूरी है और उनको हमें मदद करनी है। और जहां तक छोटे देशों जैसे छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनको क्लाइमेट चेंज की जो समस्या आ रहती है कि उन सफर कर रहे हैं, मालदीव हो या पैसिफिक में आइलैंड हो, उनकी समस्याओं को भी भारत ने
हमेशा सामने उठाया है और उसके लिए हमने भारत प्रधानमंत्री जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है जो क्लाइमेट चेंज को के जो डिजास्टर रिलीफ है उसके लिए फोकस किया हुआ है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके करीब जो है 30 या 35 देश उसके मेंबर भी हैं और तो उसमें फोकस अटेंशन है। तो उसमें इसमें मेरे पे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो ग्लोबल साउथ है और या छोटे देश हैं उनकी जो समस्याओं को कोई सब इग्नोर कर देते थे क्योंकि उनको वॉइस नहीं थी टेबल पे, उनकी वो वॉइस दिलाई है। जो जैसा CDRI का फोरम हो, जैसे पैसिफिक आइलैंड है उनके सुबह एपिक बोलते हैं उसको उसमें उन्होंने बुलाया, उनकी मीटिंग कराई है, रेगुलर मीटिंग होती है उनकी और तो उनकी जो समस्या है उनको उठाया है और इब्सा भी उसी का एक मेरे एजेंडा जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो एजेंडा है और जो छोटे देश हैं, छोटे जिनकी कोई वॉइस नहीं है, सब बार-बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि उनकी वॉइस नहीं है क्योंकि वो छोटे देश हैं तो उनमें कैपेसिटी भी कई बार नहीं होती है, तो उसमें भारत उनकी मदद करता है क्योंकि अलग-अलग फोरम में अलग उनके जो स्पेसिफिक फोरम्स हैं उनमें उनसे बातचीत करी जाती है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मिश्रा यहाँ पर उन्होंने छोटे देशों का जिक्र किया, आइलैंड्स का जिक्र किया, तो यहाँ पर भारत की महासागर नीति जो है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। आपको कैसा लगता है कि जो इप्सा है वो भारत की जो महासागर नीति है, जो इंडियन ओशन ड्रीम है, उसको भी रणनीतिक मजबूती देता हुआ नजर आएगा? जी, बहुत ही स्पॉट ऑन कमेंट है आपका। महासागर नीति एग्जैक्टली वही करती है जो भारत का उद्देश्य है। भारत का हिंद महासागर में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुझे लगता है कि सबसे सकारात्मक इनिशिएटिव है महासागर इनिशिएटिव, जो तमाम जो पैसिफिक साउथ पैसिफिक के आइलैंड नेशंस हैं, हिंद महासागर के जो छोटे छोटे आइलैंड देश हैं, उन सभी को साथ लाने की कोशिश करता है। और अगर इसमें इब्सा का किसी भी तरीके से सहयोग होता है तो ये पैसिफिक और हिंद महासागर दोनों को जोड़ेगा। और जो तमाम देश हैं इनकी जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे FIPIC है, फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, ये दक्षिण पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पार जो छोटे छोटे देश हैं, फिजी और सोलोमन आइलैंड्स और वनुआतू, किरिबाती, इनके साथ क्लाइमेट चेंज को लेकर के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारा काम हो रहा है। महासागर नीति के तहत हिंद महासागर में नीचे अफ्रीका, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक, और हिंद महासागर के जो छोटे देश हैं, मालदीव, सेशल्स से लेके मेडागास्कर तक, इन सभी देशों की जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, आर्थिक विकास को लेके, ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ग्लोबल आर्थिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें सहयोग को लेकर के, कृषि के क्षेत्र में डिजास्टर मैनेजमेंट, HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ को लेके जो भी जरूरतें हैं उनको भारत महासागर नीति के तहत एड्रेस करने की कोशिश करता है। भारत को हिंद महासागर में और वाइडर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फर्स्ट सिक्योरिटी रिस्पॉन्डर माना जाता है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बारे में बहुत बार अपने वक्तव्य दिए हैं। तो मुझे लगता है कि महासागर नीति को अगर किसी तरह इब्सा से जोड़ दिया जाए आगे आने वाले समय में, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। महासागर को हम वाकई में इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट वो पूरे जो समुद्री क्षेत्र है जिस ग्लोबल साउथ का, उसको कवर करेगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अखिलेश, अगर देखा जाए, क्योंकि इब्सा यानी जो खासतौर से ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका की अगर बात की जाए और भारत की, इनकी जो नौसेनाएं हैं उन्होंने संयुक्त रूप से हमने देखा था पिछले वर्ष अभ्यास भी किया था। और अब इस तरह के जो अवसर हैं क्या आने वाले समय में और बढ़ते नजर आएंगे? क्या दूसरे क्षेत्रों में भी जो हम देख सकेंगे कि कैसे एक स्किल डेवलपमेंट की जो बात है वो लगातार की जाती है और भारत इस बात का पक्षधर रहा है कि कैसे हमारे देश जहाँ पर जो युवा बल है वो सबसे अधिक है और उसी युवा कार्यबल को कैसे हम और बेहतर तरीके से एक सही दिशा दे सकते हैं? बिल्कुल। और यही जो है भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में सबसे बड़ी जो समानता है और सबसे बड़ा जो जेलिंग फैक्टर है यही है कि इन तीनों देशों को आपस में जोड़ सकता है। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक जो विकसित राष्ट्र थे वो अपने अपने तरीके से इन राष्ट्रों के साथ संबंध बनाकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे, लेकिन अब ये जो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है, तीनों देश जो है इनके पास इनको माना जाता है कि नॉन कन्फॉर्मिस्ट देश है। ये एग्रेसिव कंट्री नहीं है कि या तो किसी और के यहाँ हमला करेंगे या किसी और के संसाधनों की लूट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मोरल फोर्स है
सन से उभर सकता है जब ये अगर वो साथ मिलकर चलेंगे। क्योंकि देखिए ब्राजील का भी एक पूरे लैटिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश में ब्राजील आता है। दूसरी तरफ में जो है साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका के सारे देशों में इनका प्रभाव है। और भारत जो है वो पूरा जो ग्लोबल साउथ है, सारे ग्लोबल साउथ में उनका प्रभाव है। तो ये जो सारे तीन जो एक नैतिक बल जो है इनका, एक नैतिक जो डिप्लोमेटिक एक ताकत बनती है इन तीनों को मिला के, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। और जैसा कि आपने इशारा किया कि ये जो पूरा युवा बल है भारत और ब्राजील और साउथ अफ्रीका का, तीन युवा बल के चुनिंदा लोग जाते हैं और पश्चिमी देशों के विकास में सहयोग करते हैं, वहाँ का टेक्नोलॉजी पाते हैं, वहाँ आइडिया देते हैं, आइडिएट करते हैं, उसके बाद उसके आधार पे सारे टेक्नोलॉजिकल मिशन इन लोगों से होते हैं। तो अगर ये बल अपने अपने देशों में लग जाए और अपने आसपास में सहयोग करने लगे तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा ध्रुव बनेगा ये पूरी दुनिया का। और ये ध्रुव जो है वो G7 जैसे जो विकसित देश है उनका एक ध्रुव बनता है, वैसे ये ध्रुव के रूप में वो बन सकता है। और ये ध्रुव जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी है। लेकिन इस ध्रुव की सबसे बड़ी जो अच्छी बात ये है, यह ध्रुव किसी पर फलात कब्जा करके, हमला नहीं करके, मोनोपोलाइज करके इस तरीके का अग्रेसिव फोर्स नहीं है, इसलिए इसकी अपील और भी ज्यादा हो सकती है। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण उस लिहाज से ये कि क्या कुछ बेहतर जो इप्सा के तहत हम देख सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं क्या कुछ खास इप्सा के इस सम्मेलन से निकल कर आएगा, लेकिन पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप तीनों देशों के संबंधों को देखते हैं? क्या कुछ नए आयाम जो हैं वो पिछले एक दशक में हमने देखे हैं? देखिए, जहाँ तक इप्सा का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि इप्सा को एक तरह से कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया था। उसमें भारत की भूमिका नहीं थी। तीनों ही देशों की अपनी प्राथमिकताएं थीं। तीनों ही देशों को लगा, जैसे साउथ अफ्रीका को मैंने पहले कहा कि उसको लगा कि चीन के साथ सीधे द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा करके वो विकसित हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को उसमें बहुत सफलता नहीं मिली। जहाँ तक ब्राजील का सवाल है, ब्राजील के साथ भारत के संबंध तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन ब्राजील ने हमेशा सोचा कि अमेरिका के साथ, यूरोप के देशों के साथ उनके क्योंकि पारंपरिक तौर पे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, उससे उन्हें बहुत फायदा होगा। लेकिन वहाँ भी तकनीक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में ब्राजील को बहुत सहयोग नहीं मिला। भारत के साथ भी कमोबेश यही स्थिति रही। और हालांकि तीनों ही देशों ने अपने अपने स्तर पे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया और अपने अपने आर्थिक और सामरिक विकास पे भी फोकस किया। लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि उन्हें एक लग रहा है कि एक ग्लास सीलिंग जैसी है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, जिससे ऊपर उन्हें उठने का मौका नहीं मिल रहा है। और इसमें दुनिया के तमाम देश ऐसा चाहते हैं कि भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका अपने अपने क्षेत्र में जहां तक उनका प्रभुत्व है उससे ऊपर ना बढ़े। जी। तो इस ग्लास सीलिंग को तोड़ने के लिए इस फोरम को फिर से रिवाइव करने की जरूरत थी। ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही टाइमली इनिशिएटिव है। और डिप्लोमेसी की यही खास बात है कि वो किसी भी ऑप्शन को कभी पूरी तरह बंद नहीं करती है। आज इप्सा की जरूरत हमें पहले से बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए ये समिट कन्वीन की गई है, जिसमें कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सबसे पहला जो है वो एक स्ट्रेटेजिक आइस ब्रेकिंग है, जो मेरे ख्याल से अब तक शुरू हो चुकी होगी और आउटकम में हमें वो दिखेगा कि आगे आने वाले समय में, अगले 5 सालों में या अगली जो समिट होती है, आई होप कि अगले साल भर में अगली समिट भी होगी इप्सा की, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। तो जो आइस ब्रेकिंग थी वो तो स्ट्रेटेजिक आइस ब्रेकिंग इस वक्त हो गई है, तस्वीरों में भी हमने देखा। सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, यहाँ पर एजेंडे की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है, सहयोग और स्थिरता, ये भारत का भी अहम एजेंडा रहता है। किस तरह से आप देखते हैं कि तीनों देश इंडो पैसिफिक की बात करें, साथ ही साथ साउथ अटलांटिक की बात करें, इसमें कैसे स्थिरता को सुनिश्चित कर सकते हैं? देखिए, तीनों देश बिल्कुल, और खास तौर से इसके साथ साथ और जो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू जी आप बोलिए सुशील जी। तो तीनों देश जो हैं, देखिए अभी तक हम जो बातचीत कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे आर्थिक कॉपरेशन के बारे में, इकोनॉमिक कॉपरेशन। और तो इस वक्त इप्सा मीटिंग के बाद तीनों नेता G20 मीटिंग के लिए गए और इस दौरान उनके बीच आपस में बातचीत हुई। इसकी तस्वीरें हम इस वक्त देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर कि इप्सा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया
और तीनों नेताओं ने, और उसके बाद वो G20 मीटिंग के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर भी लगातार जो बातचीत का दौर है वो जारी है। बिल्कुल जया, और जिस घनिष्ठता की बात हम कर रहे थे इन तस्वीरों में उसकी बानगी नजर आ रही है और ये जुड़ाव, और देखिए किस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं, कैसे परस्पर एक साथ चलना और एक ही विचारधारा जिसको लेकर हम लगातार यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं, उनको लेकर इप्सा जो है आगे बढ़ा है और कुछ वो इन तस्वीरों में भी झलक रहा है कैसे जो तीनों नेता हैं वो एक साथ यहाँ बातचीत करते नजर आ रहे हैं और किस तरह का जुड़ाव, किस तरह की घनिष्ठता एक दूसरे से रखते हैं। जाहिर तौर पर वो भी इन तस्वीरों के जरिए आज शायद पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है वो देख रही होगी, और खासतौर से वो देश जो कि कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, उनके सामने भी अब आने वाले समय में माना जा सकता है कि चुनौती जो है वो जाहिर तौर पर निकल कर आएगी, क्योंकि अब ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है और मजबूत हो रही है। और खासतौर से इप्सा की भी अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही लुला दा सिल्वा और सिरिल रामाफोसा जो कि नज़र आ रहे हैं। अब G20 की बैठक के लिए आगे यहाँ से जाते हुए देखे जा सकते हैं और किस तरह की बातचीत इन तस्वीरों में भी नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये त्रिकोणीय साझेदारी है जो हमेशा से ही दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए प्रेरणा रही है, और तस्वीरों में हम उस घनिष्ठता को, उस बढ़ते सहयोग को साफ तौर पर देख सकते हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, तीन बड़े लोकतंत्र, तीन उभरती अर्थव्यवस्था और तीन महाद्वीपों की आवाज़, यही है इप्सा जो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है। और शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद ये G20 की बैठक के लिए जा रहे हैं, आगे मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं। यकीनन ये साफ तौर पर ये कहते हैं कि इप्सा सिर्फ एक समूह नहीं है, जिस तरह से ग्लोबल साउथ की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन रहे हैं ये तीनों नेता, जहां विकास, लोकतंत्र और दक्षिण दक्षिण सहयोग उसकी पहचान बन रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि तीनों देशों के बीच हाल के वर्षों में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। यहाँ पर वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करें, यहाँ पर वैक्सीन डिप्लोमेसी से लेकर ब्लू इकोनॉमी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक जिस तरह से तीनों देशों के बीच सहयोग हम देख रहे हैं, यकीनन एक नई दिशा ये पूरे विश्व को दे रहे हैं। सहयोग के नए आयाम यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं और यहाँ पर जो सहजता, जो विश्वास, जो सामंजस्य नजर आ रहा है वो भी बेहतरीन है। बिल्कुल, और व्यक्तित्व के साथ जुड़ता है विश्वास, और वही विश्वास इन तस्वीरों में झलकता हुआ कैसे, किस तरह का जुड़ाव, और ये जो खासतौर से तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं जो घनिष्ठता है तीनों ना सिर्फ नेताओं के बीच, बल्कि कैसे इप्सा के जरिए वो घनिष्ठता जो है वो झलकती हुई नजर आती है। और खासतौर से जया, प्रधानमंत्री जहां भी मौजूद होते हैं एक नई ऊर्जा वहां नजर आती है, और वही ऊर्जा इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। एक जाहिर तौर पर सार्थक संवाद, और उसके बाद अब तीनों जो नेता हैं वो G20 की बैठक के लिए यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। लेकिन अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई, और किस तरह का जुड़ाव, देखिए जब अक्सर हम मित्रता की बात करते हैं वो मित्रता इन तस्वीरों में नजर आ रही है। बिल्कुल, हाथ में हाथ थामे और बातचीत करते हुए, क्योंकि आज जब दुनिया बहुध्रुवीयता की तरह आगे बढ़ रही है, ऐसे में कैसे इप्सा की भूमिका और भी अहम हो जाती है, चाहे बात हो ग्लोबल ट्रेड की, टेक्नोलॉजी की और या फिर जलवायु न्याय की। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं जिस पर आज तीनों देश मिलकर बैठकर मंथन कर रहे हैं, और कुछ सार्थक नतीजे, कोई ठोस पहल निकल कर आएगी, ये तस्वीर तो यही बयां करती है। प्रोफेसर राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? जी जया जी, मैं यही सोच रहा था कि इन जो भाव भंगिमाएं हैं तीनों देशों के, चारों देशों के नेताओं की, बल्कि उनको देख के स्वर्गीय वाजपेयी जी का वो वक्तव्य याद आ गया, न दैन्यम न पलायनम जी। शायद मुझे लगता है कमोबेश इसी लाइन पर बात हो रही होगी कि ग्लोबल जो ट्रेड है, टैरिफ्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंस है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, किसी पे भी इन देशों को, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत, किसी को भी पीछे रुकने की जरूरत नहीं है, ना किसी से हाथ फैलाने की जरूरत है, ना किसी से भागने की जरूरत है। और इप्सा इसी का एक बहुत बड़ा प्रामाणिक मंच है। मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों पे मोर और लेस यही बातें हुई होंगी, और वो वक्तव्य जो ज्वाइंट स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आएगा या मीडिया से जो बातें होंगी उसमें ये बात हमें विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में आगे चल के दिखेंगी। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ सुशील जी, अगर देखा जाए इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक जो हैं वो भी देख पा रहे हैं, और जो बात लगातार प्रधानमंत्री कहते भी हैं, एक धरती, एक विश्व, एक भविष्य, और कैसे हम सबको एक साथ मिलकर चलना है, साथ की जब हम बात कर रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए वो बेहतर ढंग से यहाँ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि जो लीडर्स की जो केमिस्ट्री होती है वो
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑफ कोर्स सब देशों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा ये जो मीटिंग हुई है IPSA की, ये बड़ा यूनिक है मेरे विचार से, क्योंकि एक तो आपस में तीनों लीडर्स की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और देशों के इंटरेस्ट भी एक हैं, अलाइन है। तो ये जैसे कहते हैं ना सोने में सुहागा, वो वाली बात हो रही है और वही तस्वीरों से नजर आ रहा है। और अभी जैसे अभी वो मैं भी जरा एक और पॉइंट पर कहूंगा, जो मैं अभी डिफेंस के बारे में बात कर रहे थे, अटलांटिक और इंडो पैसिफिक, आई थिंक जो IPSA है, दिस इज ये पहला एक ग्रुपिंग है जहां किसी महाशक्ति के अलावा साउथ अटलांटिक, इंडो पैसिफिक दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक में है, साउथ अफ्रीका साउथ अटलांटिक में चोक पॉइंट्स पर है जी। ये एक महत्वपूर्ण पहलू सुशील जी जो कि अब यहाँ जो आपने रखा, और जाहिर तौर पर उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि IPSA के जरिए ये और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल सुशील जी और प्रोफेसर राहुल जोशी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अखिलेश, आपका भी शुक्रिया, और महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे। तो खासतौर से IPSA की अगर बात की जाए, IPSA शिखर सम्मेलन 6वां आयोजन जो है इसका हो रहा था, और वहाँ से किस तरह की तस्वीरें जया आज हमने अपने दर्शकों को दिखाई, और पूरा विश्व इन तस्वीरों को देख रहा है। बिल्कुल, तो जिस कनेक्ट की, जिस दृढ़ता की हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ घोषणाएं नहीं, सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि कुछ ठोस करना है इस विश्व को और बेहतर बनाने के लिए, वो दृढ़ता भी साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रही है। आपके साथ लगातार हम जुड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस स्पेशल कवरेज में इतना ही। मुझे मुकुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।